यार आज हम जो सीरीज शुरू करने वाले ना वो कोई आम कहानी नहीं है, ये एक मास्टरपीस है। तो अपनी मस्त वाली चाय कॉफी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज से हमारा एक बहुत ही एपिक सफर शुरू होने वाला है। हमें सीधा एक फोन की स्क्रीन दिखती है जिस पर एक वेब नॉवेल खुला हुआ है। टेक्स्ट में लिखा है वह एक तबाह हुई दुनिया में सरवाइव करने के 3 तरीके। या लेकिन तभी स्क्रीन के बीच एक अनाउंसमेंट पॉप अप आता है जिसपे साफ साफ लिखा है गया आखिरी चैप्टर। क्या स्क्रीन पकड़े हुए कैरेक्टर के दिमाग में बस एक ही सवाल आता है और वो स्पीच बबल में सोचता है यहाँ हूँ। वो झटके से अपनी उंगलियों से स्क्रीन को तेजी से ऊपर नीचे स्क्रॉल करने लगता है। गवर्ड एंडे लिखे हुए टेक्स्ट के पास उसकी उंगलियां तेजी से चलती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। वो स्पीच बबल में कहता है सच में क्या ये वाकई खत्म हो गया। तो सीन शिफ्ट होता है और हम एक चलती हुई मेट्रो ट्रेन के अंदर का नजारा देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एक फॉर्मल ग्रे सूट और नीली टाई पहने अपनी सीट पर शांति से बैठा है और दोनों हाथों इसे अपना फोन पकड़े हुए हैं। उसके अगल बगल बैठे लोग, एक पिंक बैग वाली लड़की और एक ऑरेंज हुडी वाला लड़का, अपनी ही दुनिया में मगन है। बस ट्रेन के चलने की खटखट आवाज आ रही है। कैमरा एकदम उसके चेहरे के क्लोजअप पर आता है। उसके काले बाल हैं और चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं है, बस उसकी आंखें पूरी तरह से फोन की स्क्रीन पर चिपकी हुई हैं। वो अपनी स्क्रीन में इतना खोया हुआ है कि उसे आसपास की कोई खबर नहीं है। और यहीं पर हमारे सामने इस लेजेंडरी कहानी का बड़ा सा कोरियन टाइटल कार्ड आता है, ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट, चैप्टर 1 प्रोवन प्रोलॉग, अ 3 वेज टू सर्वाइव इन अ रूइंड वंडर। यही से सब कुछ शुरू होने वाला है। बाहर से तेज रफ्तार में भागती हुई ट्रेन का एक ब्लर होता हुआ शॉट दिखता है और स्क्रीन पर एक ब्लैक कैप्शन बॉक्स उभर कर आता है जिसमें लिखा है मैं दोगजा हूँ। वैसे यार कोरियन में गदोगजा का मतलब अरिड यानी पढ़ने वाला भी होता है और एकलौता बेटा भी। दोगजा अपने मन में कैप्शंस के जरिए बता रहा है हमें लोगों को खुद को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करता हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत ही समझते हैं। बिल्कुल इस एग्जाम्पल की तरह। ये तभी नीचे हमें एक कन्वर्सेशन दिखती जहाँ कोई उससे पूछ रहा है गो तो तुम इकलौते बच्चे हो। अगर वो जवाब देता है कहूं पर मेरा वो मतलब नहीं था। सफेद बैकग्राउंड में दो लोगों के सूट बात करते हुए दिखते हैं। सामने वाला इंसान थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कहें तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था। अगर अगले ही पल हमें उसके हाथ में पकड़ा हुआ एक बिजनेस कार्ड जिस पर लिखा है हाय एम्प्लॉय किम दोगजा। वो कैप्शन में बताता है मेरा नाम दोगजा है, किम दोगजा। मेरे पिता ने मुझे ये नाम इसलिए दिया था ताकि मैं अकेला कर भी एक मजबूत इंसान की तरह जी सकूं। कैप्शन में वो आगे अपनी किस्मत पर हंसते हुए कहता है लेकिन मेरे पिता की इस नेमिंग सेंस की वजह से मैं अपनी आम जिंदगी एक अकेले कुंवारे आदमी की तरह ही जी रहा हूँ। नीचे एक छोटे पैनल में उसका बॉस या कुलीग एकदम ऑकवर्ड होकर सिर खुजाते हुए बस योक अच्छा बोल पा। इसके बाद उसका एक छोटा सा बायो दिखता है अकिम दोगजा, उम्र 28 साल, एक थर्ड रेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और फिलहाल एक कंपनी की सब्सिडियरी में बस एक कॉन्ट्रैक्ट। सीन वापस उसी ट्रेन में आता है जहां वो बैठा अपना फोन देख रहा है। कैप्शंस में वो बताता है अकाम से घर लौटते वक्त वेब नॉवेल पढ़ना मेरी हॉबी है, लेकिन आज का सफर मेरे रोज के सफर से थोड़ा अलग था। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है हाई स्पीड से तो तुम अपने फोनदर ही खिंच जाओगे। एक लड़की उसके सामने खड़ी होकर उसे घूर रही है। लड़की के अचानक बोलने से दोगजा एकदम चौंक जाता है। उसके ठीक बगल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी है जो एचआर डिपार्टमेंट की यू सांगा है। दोगजा अपने मन में सोचता है ह्यूमन रिसोर्सेज की यू सांगा है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है हेलो। यू सांगा उससे पूछती है क्या तुम घर जा रहे हो। दोगजा जवाब देता है। यू सांगा हंसते हुए एक खाली सीट बैठते हुए कहती है मैं लकी हूँ, आज डिपार्टमेंट मैनेजर एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। दोगजा थोड़ा सा खिसक कर उसे जगह देता है। ट्रेन का सफर चल रहा है। दोगजा का चेहरा एकदम पास से दिखता है और उसके माथे पर पसीने की बूंद है। तो वो हैरान होकर सोच रहा है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कंपनी की सबसे पॉपुलर औरत यू सांगा से ऐसे सबवे में मिलूंगा। ये उसे यू सांगा के परफ्यूम की खुशबू भी आ रही है और वो सोचता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तभी यू सांगा उसकी तरफ मुड़कर पूछती है क्या तुम हमेशा सबवे से जाते हो। दोगजा के मन में अपनी कंपनी के मर्दों की बातें चल रही हैं। वो सोचता है एचआर के डेप्यूटी मैनेजर कांग से लेकर फाइनेंस मैनेजर हान तक। मुझे यकीन है कि कंपनी के कई आदमी उसे हर शाम घर छोड़ने का ऑफर देते होंगे। यू सांगा थोड़ी निराश होकर एक और भरती है अब है किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली। ये दोगजा सरप्राइज होकर पूछता है काम पर साइकिल से आती हैं। कोई यू सांगा स्माइल करते हुए जवाब देती कहाँ आजकल बहुत ओवरटाइम करना पड़ता है और मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी और कुछ परेशान करने वाली बातें भी थी, तो ये एक अच्छा आइडिया लगा। दोगजा यू सांगा की स्माइल देखकर मन ही मन सोचता है कि उसे इतने करीब देखकर मुझे समझ आ रहा है कि उन आदमियों को कैसा लगता होगा जिनका दिल उसने चुरा लिया। वो बस ऑकवर्ड सा हंसते हुए कहा और सोचता है अखैर मुझे क्या, यू सांगा की जिंदगी तो मेरी जिंदगी से एकदम अलग ही जॉनर की है। अगले ही पल दोगजा हमें बताता है कि आज का सफर सिर्फ यू सांगा के मिलने की वजह से अलग नहीं था। इसके एक स्पेनिश लाइन दिखती है हर गपुदे प्रेस्तार में दिनेरो। वो दोगजा कंफ्यूज होकर सोचता है
कहूँ? यूसांगो अपने फोन को देखते हुए बताती है, ये स्पेनिश है। इसका मतलब क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? या दोगजा तो एकदम हैरान रह जाता है कि वो रास्ते में भी पढ़ाई कर रही है। तो वो मन में सोचता है, कबो तो घर जाते वक्त भी पढ़ रही है। हम सच में अलग अलग दुनिया में जीते हैं। दोगजा उसे इम्प्रेस होकर कहता है, क्या आप बहुत मेहनती हैं। आखिर तभी यूसांगा अचानक उसकी फोन स्क्रीन की तरफ झुकते हुए एक्साइटेड होकर पूछती है, जब से आप इतनी लगन से क्या पढ़ रहे हैं दोगजाशी? ये दोगजा की आंखें फट जाती हैं। वो एकदम से अपनोन छिपाने की कोशिश करता है। दोगजा के फोन की स्क्रीन दिखती है जिस पर एक नॉवेल खुला है। टाइटल है अद वर्ल्ड आफ्टर द फॉल। टेक्स्ट में लिखा है, का आसमान को छूने वाले टावरों से ढका आसमान, कई खंडहर इमारतें, लोगों की चीखें और हर जगह धुआं और फिर खामोशी, ये दुनिया का अंत था। यूसांगा पूछती है, क्या ये कोई नॉवेल है? दोगजा बचने की कोशिश में कहता है, आप कह सकती हैं कि मैं कोरियन पढ़ रहा हूँ। यूसांगा खुश होकर कहती है, कवाओ, मुझे भी नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। मैंने मुराकामी हारुकी, अरेमंड कार्वरग और दोगजा मन में सोचता है, का मुझे पता ही था। यूसांगा उसे पूछती है, आपके फेवरेट ऑथर कौन है? दोगजाशी। दोगजा बस हंसते हुए जवाब देता है, हमें अगर नाम बता भी हूं तो आप नहीं पहचानेंगी। हाँ। ये वो अपने मन में सोचता है कि उसे कैसे बताए कि वो अद वर्ल्ड आफ्टर फॉल पढ़ रहा है। तो दोगजा हमें आगे बताता है, अरे कहानी मेरे लिए इतनी जरूरी क्यों है? तुम शायद ये सोच रहे होगे कि किसी नॉवेल का खत्म होना इतनी बड़ी बात क्यों है। ये वो अपने फोन में इस नॉवेल के सारे चैप्टर्स की लिस्ट को देखते हुए कहता है कि नॉवेल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इसे मिडिल स्कूल के 3rd ईयर से पढ़ना शुरू किया था। यह हमें उसके फोन पर गथरी वेज टू सर्वाइव इन अ रूइंड वर्ल्ड के चैप्टर्स की लंबी लिस्ट दिखती है। और मजे की बात यह है कि हर चैप्टर पर से एक व्यू है। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है। दोगजा अंधेरे में सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ है और सिर्फ उसके फोन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वो दुखी होकर कैप्शंस में कहता है, अजब स्कूल में मुझे बुली किया जाता था। या अगले ही पल हम देखते हैं वो एक भीड़ भाड़ वाले एरिया में अकेला बैठकर अपना फोन देख रहा है, जबकि बाकी लड़कियां आपस में बात कर रहे हैं। वो कहता है, जब मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया और मुझे एक 3rd रेट गांव की यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा। फिर उसका हमें एक और फ्लैशबैक दिखता है जहाँ वो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने कंप्यूटर के सामने बैठा है। वो कहता है, अजब मेरी किस्मत खराब थी और मुझे फ्रंट लाइंस पर भेज दिया गया। वे उसके बाद वो एक और दर्द भरी याद शेयर करते हुए कहता है, और जब मुझे एक बड़ी कंपनी की सब्सिडियरी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की जॉब मिली। अचानक वो रुक जाता है और फोन को घूरते हुए सोचता है, अडेमिट छोड़ो ये सब, मेरे पास कोई अच्छी यादें हैं ही नहीं। वो ट्रेन में वापस आया और सोचता है, वो फैंटेसी नॉवेल जिसके उस चैप्टर्स थे, वो नॉवेल जिसे मैंने उस साल से ज्यादा पढ़ा है, अपनी टीनेज से लेकर एडल्टहुड तक। अगर वो अपने आसपास के काले सिलूट्स के बीच बैठा है और मन में सोच रहा है कि इस कहानी के खत्म होने पे उसे कैसा महसूस हो रहा है। आज ही गवेज ऑफ सर्वाइवल का एपिलॉग रिलीज होने वाला है। वो हमें एक और चौंकाने वाली बात बताता है। उसके फोन पर नॉवेल के पहले कुछ चैप्टर्स के व्यूज दिखते हैं। पहले चैप्टर पर व्यूज हैं, फिर वे चैप्टर तक आते आते वो हो गए, और वे चैप्टर के बाद तो सिर्फ, और उसके बाद सिर्फ एक। वो कहता है, कई इस ऑथर को उससे ज्यादा चैप्टर्स लिखने में साल से ज्यादा लग गए, और वो भी उस नॉवेल के लिए जिसके हर चैप्टर पर एवरेज सिर्फ एक व्यू था। यह दोगजा प्राउडली सोचता है, और दूसरे शब्दों में ये नॉवेल सिर्फ मेरे लिए लिखा गया था। दोगजा के फोन पर उसका एक कमेंट दिखता है जो उसने ऑथर को भेजा है, गौथर निम, हर चीज के लिए थैंक यू। मैं एपिलॉग का और इंतजार नहीं कर सकता। ये वो कैप्शंस में कहता है कि वो ऑथर को डोनेट करना चाहता था, लेकिन एक अकेले आदमी जिसकी सैलरी लिमिटेड हो, वो ऐसा नहीं कर सकता। कि इसलिए वो कहता है कि मैंने उन्हें अपने दिल से एक कमेंट लिखकर भेजा। वो आगे बताता है कि उसने इस नॉवेल को रिकमेंडेशन बोर्ड पर प्रमोट करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ लोगों ने उसे गालियां ही दी और लोग कह रहे थे, हमें शर्त लगा सकता हूँ कि तू ही ऑथर है और अटेंशन सीख कर रहा है। यह दोगजा दुखी होकर सोचता है, भले ही ये एक बहुत अच्छी कहानी है, अगर तुम थोड़ा पेशे रखकर इसे पढ़ते रहो, ये लोग कितने अनरीजनेबल हैं। अचानक यूसांगा की आवाज उसे वापस असल दुनिया में खींच लाती है। दोगजाशी। वो चौंक कर उसकी तरफ देखता है। यूसांगा उसे देखकर कहती है, गो, अब जब मैं सोचती हूँ तो हमें कंपनी ज्वाइन किए हुए 1 साल हो गया है। दोगजा हड़बड़ाते हुए कहता है, का टाइम्स में बहुत जल्दी बीत जाता। अरे वो मन ही मन सोच रहा है, चीजें ऑकवर्ड होने से पहले मुझे टॉपिक बदलना होगा। यूसांगा हंसते हुए कहती है, अये सच है, उस समय हम दोनों को कुछ नहीं पता था, है ना? दोगजा स्माइल करते हुए जवाब देता है, कहा, मुझे अभी भी कल की तरह याद है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का टाइम लगभग खत्म ही होने वाला है। तभी यूसांगा चौंक कर कहती है, का ये दोगजा अचानक रुक जाता है। उसे एक बात याद आ जाती है जो वो भूल गया था। तो दोगजा के मन में एक झटका लगता है और वो सोचता है, मैं तो भूल ही गया था। यूसांगा के काम को रिकॉग्नाइज किया गया था और वो पहले ही फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए प्रमोट हो चुकी है। और वो थोड़ा नर्वस होकर हंसते हुए कहता है, गो हाँ, मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना भूल ही गया, माफ करना। और शायद मुझे भी दूसरी भाषाएं सीखने में थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। यूसांगा घबरा कर कहती है, कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं है दोगजाशी, अभी परफॉर्मेंस रिव्यू बचा है। और लेकिन दोगजा मन ही मन सोचता है, अब मुझे ये मानते हुए नफरत होती है, लेकिन यूसांगा इनक्रेडिबल है। अगर ये दुनिया एक नॉवेल होती तो इसके मेन कैरेक्टर उसी की तरह होते, ये तो साफ था। यूसांगा का चेहरा एकदम करीब से दिखता है। थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, कऊम,
दोगजाशी। वो दोगजा उसकी तरफ देखता है, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं। वो शांति से पूछता है कहाँ। यूसांगा थोड़ा नर्वस होकर कहती है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ वो ऐप जो मैं यूज करती हूँ। दोगजा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो शौक में है कि यूसांगा उसे अपनी लैंग्वेज लर्निंग ऐप दिखाने का ऑफर कर रही है। अचानक सीन एक अजीब से कॉकरोच टाइप के कीड़े पर शिफ्ट होता है जो फर्श पर रेंग रहा है। ब्लैक बैकग्राउंड वाले कैप्शन में दोगजा गहरी सोच में डूबा हुआ है। मेरा मतलब है, अगर मेरी जिंदगी का जॉनर गरीलिज्मन नहीं होता। हमें दोगजा और यूसांगा के चेहरे थोड़े धुंधले दिखते हैं, जैसे कोई सपना हो। दोगजा अपने मन में कह रहा है, अगर मेरी जिंदगी का जॉनर कुछ और होता तो क्या फैंटेसी, तो क्या मैं। सीन वापस ट्रेन में आता है जहां वो दोनों बैठे हैं। दोगजा अपने ख्यालों में खोया हुआ है और सोचता है अकद प्रोटागनिस्ट बन सकता था। तभी अचानक ट्रेन के दरवाजे होने की तेज खटखट आवाज आती है। डडलकंग साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे ट्रेन एकदम से हिल गई हो। यूसांगा उसे आवाज लगाती है। दोगजा अपनी सोच से बाहर आकर झटके से जवाब देता है, कोई बात नहीं यूसांगा। यूसांगा थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछती है। दोगजा बस स्माइल करते हुए कहता है, का मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात मुझे पता है वो ये है कि वो अपनी बात को पूरा करता है। अगर आप मुझे वो ऐप दिखा भी देंगी तो भी कुछ नहीं बदलेगा। दोगजा अपने मन में इस सच को एक्सेप्ट कर चुका है। वो काले अक्षरों वाले कैप्शंस में कहता है, मेरी जिंदगी का जॉनर बिना किसी शक के एरियलिज्म ही है, और इस जॉनर में मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ एक गरीडर गदोगजार हूँ। वे नीचे में बैठे लोगों के सिर दिखते हैं और स्पीच बबल में लिखा है, ये एक रीडर दोगजा की जिंदगी तो रीडर अदोगजा वाली ही होती है। यूसांगा के पैर दिखते हैं, वो हिल्स पहने हुए हैं और स्पीच बबल में कह रही है, एक रीडर की जिंदगी। ये फिर उसका चेहरा दिखता है और वो कहती है, आप सच में बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं दोगजाशी। क्यों? तभी दोगजा हंसते हुए कहता है, कहाँ? तो मुझे लगता है कि मैं एक आइवरी कसांगा वाली जिंदगी जी रहा हूँ। यूसांगा कंफ्यूज होकर कहती है, यह हूँ, क्योंकि कोरियन में कसांगात का मतलब आइवरी भी होता है। तभी दोगजा के मन में चौवेल, कम से कम अब शांति तो हो गई। मैं दोगजाशी की नकल करूंगा और अपनी जिंदगी के प्रति डिवोटेड रहूंगा। अगर अचानक उसके फोन में एक वाइब्रेशन होता है। गवीइंग। वो चौंक कर अपना फोन देखता है। कैप्शंस में लिखा है, एक मैसेज। दोगजा फोन की स्क्रीन पर देखता है तो वो ऑथर का रिप्लाई है। वह मैं दोगजा कैप्शन में कहता है, उस समय मैं भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। दोगजा एकदम हैरान रह जाता है। वो अपने फोन को घूरते हुए सोचता है, हरखा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये मैसेज कैसे आ गया। उसका चेहरा और भी पास से दिखता है, आंखें फटी की फटी हैं, पसीने की एक बूंद उसके गाल से नीचे आ रही है। वो सोच रहा है, क्या ये गवेज ऑफ सर्वाइवल के ऑथर हो सकते हैं। कैप्शंस में दोगजा हमें बताता है, उस समय मैं कभी अंदाजा नहीं लगा सकता था, क्योंकि मैं जल्द ही क्या एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। फोन स्क्रीन पर ऑथर का रिप्लाई दिखता है, थैंक यू वेरी मच, और साथ में एक साउंड इफेक्ट है। बपाटा दोगजा जल्दी से रिप्लाई करता है, ऑथर नेम। अज्ञा ऑथर का तो एक और मैसेज आता है, मैं इस नॉवेल को आखिर तक आपकी वजह से ही पूरा कर पाया। मैंने एक कंपटीशन भी जीता है। वो दोगजा अपना मुंह हाथ से छुपा लेता है, उसे यकीन नहीं हो रहा है। वो मन में सोचता है, गवेज ऑफ सर्वालग ने एक कंपटीशन जीता है, ये सच में ऑथर ही हैं। दोगजा जल्दी से रिप्लाई टाइप करता है, कंग्रेचुलेशन। वैसे उस कंपटीशन का नाम क्या है? अगर ऑथर का जवाब आता है, क्या आप उस नाम को नहीं पहचानेंगे क्योंकि वो एक अननोन कंपटीशन है। हाँ, ये नॉवेल मोनेटाइज भी होने वाला है। अचानक स्क्रीन एकदम काली हो जाती है, एक डार्क ओमिनस फेड। तो दोगजा के कैप्शंस कंटिन्यू होते हैं कि दुनिया जल्द ही क्या एक्सपीरियंस करने वाली है। वे तभी उसे एक और मैसेज आता है, मोनेटाइजेशन आज शाम अपलोड होने के बाद शुरू होगा और मैं आपको अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजना चाहूंगा। क्या आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस बता सकते हैं? और एक भयानक जानवर के सुनहरे सींग दिखते हैं। दोगजा कंफ्यूज होकर अपना ईमेल भेजते हुए पूछता है, एक गिफ्ट? ये ऑथर का एक लंबा रिप्लाई आता है, ये सब आपकी वजह से ही कि ये कहानी अपना आकार ले पाई और इस दुनिया में आ पाई। दोगजा बस छुखा कस है। दोगजा अपना फोन लिए वो सोच रहा है, लेकिन सच में क्या अवेज ऑफ सर्वाइवल ने वाकई कंपटीशन जीता है? उन्होंने कहा था कि ये एक अननोन कंपटीशन है। शायद वो शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। ये उसे उम्मीद है कि गिफ्ट में शायद उसे कल्चरल गिफ्ट कार्ड मिलेगा। वो सोचता है, अरवॉन लगभग डॉलर मिल जाए तो मजा आ जाए। उसके फोन में अजी इंगो की वाइब्रेशन होती है। स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आता है, यू हैव रिसीव्ड 1 न्यू मेल। वो एकदम एक्साइटेड होकर स्पीच बबल में कहता है, आ गया, गिफ्ट आ गया। डियर रीडर, हर चीज के लिए यूए सेंडर का ईमेल है और घंड है अकिया और टाइम है। मेल में आगे लिखा है, डियर रीडर, मोनेटाइजेशन आज रात बजे शुरू होगा। ये आपके लिए मददगार साबित होगा। मैं आपको लक विश करता हूँ। दोगजा सोचता है, आज रात ने बजे तो अभी गहग हो रहे, तो मेरे पास मिनट बचे हैं, राइट? चलो देखते हैं। हमारी फेवरेट से में जाते हैं। और तभी वो चौंक कर कहता है, अचानक बहुत तेज धमाका होता है, पूरी ट्रेन झटके से हिल जाती है और चिंगारियां उड़ने लगती हैं। लोग अपना बैलेंस खोकर यहाँ वहाँ गिरने लगते हैं। पीछे से एक आदमी जोर से चिल्लाता है, वाह! तो कोई घबरा कर बोलता है कि क्या
ये क्या है, और दूसरा पूछता है कि क्या कोई टेररिस्ट अटैक है। दोगजा और यूसांगा भी इस भयानक झटके से आगे की तरफ गिर पड़ते हैं। ट्रेन में एकदम घुप अंधेरा छा जाता है और फिर उस अंधेरे के बीचों बीच से एक खौफनाक और बहुत ही डरावनी चौड़ी सी मुस्कान उभर कर सामने आती है। उसके नुकीले दांत चमक रहे हैं और एक अजीब सी डरावनी सांसों की आवाज गूंजने लगती है, जो किसी का भी खून। हल्की सी नीली रोशनी वापस आती है। दोगजा अपना फोन कड़े हुए है और यूसांगा घबराकर उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है। वो दोगजा दर्द में कराते हुए पूछता है कि क्या आप ठीक हैं यूसांगा डरते हुए पूछती है कि ये क्या हुआ। दोगजा उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि चिंता मत करिए, शायद कुछ ज्यादा सीरियस नहीं। लेकिन उसकी बात बीच में ही रुक जाती है और तभी हमें उसके फोन की स्क्रीन दिखती है, जहां समय 6:59 से बदलकर ठीक शाम के 7 बज जाते। दोगजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कैप्शंस में कहता है कि मैंने इत्तेफाक से वो पल देखा जब घड़ी का टाइम बदला, लेकिन वो पल था। दोगजा मन में सोचता है कि 7 बज गए, मोनेटाइजेशन। और तभी ट्रेन के स्पीकर से एक लाल रंग का वार्निंग बॉक्स पॉप अप होता है, जिस पर लिखा है उस सभी पैसेंजर्स के लिए अनाउंसमेंट। और फिर स्पीकर से एक कांपती हुई आवाज आती है, सब लोग यहाँ से भाग जाओ। ट्रेन अंदर पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। धुएं और अंधेरे के बीच लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। यूसांगा घबरा कर पूछती है कि दोगजाशी, ये आखिर हो क्या रहा है। लेकिन दोगजा एकदम सुन्न खड़ा है और उसकी नजरें बस सामने टिकी हैं। हवा में कुछ फटने की अजीब सी तेज आवाजें आने लगती हैं और तभी बूम, ट्रेन की छत फाड़ के एक बहुत ही तेज बिजली जैसी एनर्जी अंदर घुसाती है। लाल और पर्पल रंग की बिजली कड़क रही है और उसके बीचों बीच से एक चमकता हुआ अजीब सा क्रिएचर प्रकट होने लगता है। लोग खौफ के मारे अपना सिर पकड़कर चिल्ला रहे हैं और पूरी ट्रेन में दहशत का माहौल है। उस तेज चमकती रोशनी से बचने के लिए दोगजा अपना हाथ आंखों के आगे कर लेता है और उसी पल हवा में एक नीले रंग की होलोग्राम जैसी सिस्टम स्क्रीन उभर कर आती है। उस स्क्रीन पर साफ साफ लिखा है, प्लेनेटरी सिस्टम 8612 की फ्री सर्विस अब टर्मिनेट कर दी गई है। लोग दहशत में उस अजीब सी रोशनी को देख रहे हैं। तभी हवा में एक और बड़ा सा लाल और काले रंग का सिस्टम वार्निंग बॉक्स पॉप होता है। उस पर लिखा है, मेन सिनेरियो अब शुरू होता है। दोगजा कैप्शंस में कहता है कि ये वो पल था जब मेरी जिंदगी का जॉनर पूरी तरह से बदल चुका था। जोफा, ओ भाई साहब, रोंगटे खड़े हो गए। और फाइनली मेन सिनेरियो शुरू हो गया है और अब किम दोगजा की असली कहानी शुरू होने वाली है। क्या बवाल चैप्टर था यार। अगर तुम्हें भी मेरी तरह इस सीरीज का नशा चढ़ गया है तो वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ और पढ़ते रहो। यार आज के एपिसोड में कहानी पूरी तरह पलटने वाली है, क्योंकि जो नॉवेल हमारा मेन कैरेक्टर सालों से पढ़ रहा था, अब वो हकीकत बनने वाली है। ट्रेन अंदर अचानक एक तेज फ्लैश होता है और एक भयानक आवाज आती है। उसी पल कोई जोर से चिल्लाता है कि एक दोकेबी आ गया है। वो सब लोग हैरान होकर उस रोशनी की तरफ देखने लगते हैं। तो किम दोगजा खुद को समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ट्रेन का रुकना तो आम बात है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार उसके उस फेवरेट नॉवेल का पहला सीन घूमने लगता है। वो सोचता है कि ये सच कैसे हो सकता है। तो तभी उसके बगल में खड़ी सांगा पसीने से तर होकर पूछती है कि क्या वो सच में दोकेबी है। ये पीछे खड़े लोग पूरी तरह कंफ्यूज हैं और एक आदमी हैरानी से पूछता है, क्या। किम दोगजा का वॉइस ओवर कहता है कि लॉजिक के हिसाब से तो ये होना बिल्कुल नामुमकिन था, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी कुछ तो होने वाला है कि किम दोगजा के फोन की स्क्रीन अंधेरे में चमक रही है, जिस पर उसके नॉवेल की लाइनें लिखी हैं। उसमें लिखा है कि 2 छोटे सींगों वाला और एक छोटी चटाई पहने वो अजीब सा रोएंदार क्रिएचर हवा में। वो सारे शब्द जैसे फोन से बाहर निकलकर अंधेरे में तैरने लगते हैं, मानो कहानी सच में हकीकत बन रही हो। नॉवेल के वो सारे शब्द अब हवा में हर तरफ तैर रहे हैं। ट्रेन के दरवाजे के पास अजीब सा लाल रंग चमकता हुआ पोर्टल जैसा खुलता है, जिसे देखकर लोग वो पूछने लगते हैं कि वो क्या है। सांगा और किम दोगजा की आंखें फटी फटी रह जाती हैं। किम दोगजा मन ही मन सोचता है कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, और तभी वो क्रिएचर पूरी तरह सामने आ जाता है। हवा में तैरता हुआ एक छोटा गोलमटोल रोएंदार मॉन्स्टर, जिसके सिर पर 2 छोटे सींग हैं और उसने एक काली चटाई जैसी ड्रेस पहनी है। उसके चारों तरफ पर्पल रंग की स्पार्क्स निकल रही हैं। हवा में तैरते हुए शब्द और एक सिस्टम विंडो कंफर्म करते हैं, और इस तरह इसे दोकेबी कहा गया। इसी के साथ स्क्रीन पर एक डार्क और शानदार टाइटल कार्ड आता है। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर 2, जिसका नाम है स्टार्टिंग द पेड सर्विस का पार्ट 1। फ्री ट्रायल अब खत्म हो चुका है। किम दोगजा की आंखें पूरी तरह खुली हुई हैं। वो बिना पलक झपकाए उस नामुमकिन नजारे को घूर रहा है। नीचे पूरा क्राउड घबराया हुआ है और सब आपस में फुसफुसा रहे हैं। वो छोटा सा दोकेबी उन सब पैसेंजर्स के सिर के ऊपर हवा में मजे से तैर रहा है। स्क्रीन पर लिखा आता है कि ये वो पल था जब फिक्शन और हकीकत पूरी तरह एक हो गए। तो दोकेबी अपना गला साफ करता है और उस अजीब सी ग्लिच वाली एलियन भाषा में बोलने लगता है। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। एक औरत घबराकर पूछती है कि ये क्या बोल रहा है। एक लड़का अपने फोन से हंसते हुए वीडियो बनाता है और पूछता है कि क्या ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। अब वहीं को और बोलता है कि ये कितना बदसूरत है, बस मैं ही हूँ जिसे इस सिचुएशन की गंभीरता समझ आ रही है। दोगजा मन ही मन सोच रहा है। वो कंफर्म करता है कि ये पक्का एक दोकेबी है। वो याद करता है कि नॉवेल गवेज ऑफ सर्वाइवल यानी गथरी वेज टू सर्वाइव या रूइंड वर्ल्ड है। हमें ये वही दोकेबी था जिस कभी ना खत्म होने वाली तबाही की शुरुआत की थी। वो अपना फोन कसकर पकड़ता है, खुद को तसल्ली देता है कि ये नामुमकिन है,
ऐसा हो ही नहीं सकता। यूसांगा धीरे से दोगजा की तरफ झुककर पूछती है कि ये कुछ स्पेनिश जैसा लग रहा है, क्या मैं इससे बात करने की कोशिश करूं? तभी पास खड़ा एक आदमी सांगा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता भी है वो क्या है? क्या तुम उससे पैसे मांगने वाली हो? सांगा थोड़ा झिझकते हुए सफाई देती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। तभी वो दोके भी अपना गला साफ करता है और काले रंग के सिस्टम बॉक्स में उसकी बात समझ आने लगती है। अब वो कहता है, क्या आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? वो शिकायत करता है कि कोरियन पैच ने ठीक से काम नहीं किया। फिर वो भीड़ से पूछता है कि क्या अब सबको उसकी आवाज साफ आ रही है? तभी भीड़ में से एक चिढ़कर चिल्लाता है, ओए तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई मूवी शूट कर रहे हो? मुझे एक ऑडिशन के लिए जाना है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना है। दोके भी हंसते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि रात के इस वक्त भी ऑडिशन होते हैं। अब वो खुद से बुदबुदाता है कि शायद उन्होंने ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, क्योंकि उसे बताया गया था कि अगर वो मोनेटाइजेशन शाम 7 बजे शुरू करेंगे तो लोग मान जाएंगे। वो लड़का फिर से भड़क कर पूछता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। दोके भी सबको शांत होने और अपनी सीट पर बैठकर उसकी बात सुनने को कहता है, लेकिन भीड़ में से कोई चिल्लाता है कि ट्रेन चालू करो यार। भीड़ का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। एक आदमी चिल्लाता है कि वो लोग उनका साथ नहीं देंगे और इसे अभी बंद करें। दूसरा पूछता है कि इस परेशानी का हर्जाना कौन देगा। वहीं एक छोटी बच्ची अपनी माँ की तरफ उंगली दिखाकर मासूमियत से पूछती है कि मॉम ये क्या है? क्या ये कोई एनिमे है? इन सब के बीच दोगजा की आंखें खौफ से चौड़ी हैं। वो सोच रहा है कि इसमें कोई शक नहीं। कहानी बिल्कुल उसी तरह आगे बढ़ रही है जैसा उसे पता था। दोगजा को एहसास होता है कि उसे इन लोगों को रोकना होगा, पर वो सोचता है कि कैसे। तो वो तुरंत सांगा के कंधे पे पर हाथ रखता है और उसे बिल्कुल भी ना हिलने की चेतावनी देता है। सांगा कंफ्यूज होकर पूछती है। तभी उस दोकेबी की एक भयानक और ठंडी हंसी गूंजती है। अगले ही पल उस छोटे से क्रिएचर का चेहरा भयानक हो जाता है। क्लोज में उसकी एक बड़ी सी आंख दिखती है जो अब खून जैसी लाल हो चुकी है। वो पूरी ताकत से चीखता है, तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो, मैंने तुमसे कहा था शांत रहो। अचानक हवा में लाल रंग के तेज स्लैश चमकते हैं। जो लड़का ऑडिशन के लिए लेट हो रहा था वो कुछ समझ नहीं पाता और बस हैरानी से बोलता है, और अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। उसका सिर झटके से फट जाता है और खून के चिथड़े हवा में उड़ने लगते हैं। तो उस लड़के का बिना सिर वाला शरीर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। बस खून टपकने और कराहने की आवाजें आ रही हैं। जो लोग उसके पास खड़े थे वो सिर से पैर तो उसके खून में भीग चुके हैं। उनका शरीर जम गया है, आंखों में सिर्फ मौत का खौफ है और पूरी ट्रेन में एक भयानक डरावना सन्नाटा छा जाता है। सब लोग डर के मारे कांप रहे हैं। दोकेबी की भयानक मुस्कान एक बार फिर स्क्रीन पर उभरती है। वो बड़ी शांति से कहता है कि ये कोई मूवी शूट नहीं है, और अचानक एक आदमी का सिर फट जाता है। खून के फव्वारे छूटने लगते हैं। उसके बगल में खड़ा लड़का खौफ से चीख पड़ता है। उसका चेहरा पूरी तरह दहशत में है। तो उस आदमी का सिर फटने के बाद उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। दोकेबी की वो खौफनाक फिर से दिखाई देती है। वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि ये कोई मूवी शूट नहीं है। वो अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, और ना ही कोई सपना है, और तुरंत ही एक और धमाका होता है। इस बार एक साथ 2-3 लोगों के सिर फट जाते हैं। खून और मांस के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगते हैं। ट्रेन के अंदर अब एक असली कत्लेआम शुरू हो चुका है। दोकेबी की वो लाल आंख फिर से जूम इन होती है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि ना ही ये कोई नॉवेल है और ना ही वो रियलिटी जिसमें तुम लोग अब तक जी रहे थे। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? नीचे दोगजा और सांगा डरे हुए खड़े हैं। दोगजा का वॉइस ओवर आता है, वो सही कह रहा है, ये सब सच है। मेरे अंदर जो हिस्सा इस सिचुएशन को मानने से इनकार कर रहा था वो पूरी तरह शांत हो गया जब इस ट्रेन का डब्बा खून से सन गया। दोकेबी हवा में तैरते हुए भीड़ से पूछता है कि क्या अब तक तुम सबकी जिंदगी अच्छी और शांतिपूर्ण नहीं? लोग डरे समय उसे देख रहे हैं। वो आगे कहता है कि तुम पैदा हुए और तुमने सांस लेने, खाने, हगने और बच्चे पैदा करने के लिए कोई कीमत नहीं चुकाई। वो जोर से हंसता है और कहता है कि तुमने सच में एक बेहतरीन दुनिया में जिंदगी जी है। दोके भी एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहता है कि लेकिन वो अच्छे पुराने दिन अब जा चुके हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए फ्री नहीं होता। लोग घबराए हुए जमीन पर बैठे हैं, एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए हैं। उनकी आंखों में मौत का साफ डर दिख रहा है। तभी भीड़ के बीच से एक आगे आता है। उसने एक महंगा सूट पहना हुआ है और चश्मा लगाया है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस दोकेबी की तरफ घुरते पूछता है कि क्या तुम पैसे मांग रहे हो? दोगजा उस आदमी कर चौंक जाता है। वो सांगा से पूछता है कि क्या वो हमारी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर हान है? सांगा कंफर्म करती है कि हाँ वही है। मैनेजर हान अपना बिजनेस कार्ड दोकेबी की तरफ बढ़ाते हुए कहता कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें जितने चाहो उतने दे सकता हूँ। मेरा बिजनेस कार्ड देखो, मैं ये हूँ। वो अपना कार्ड दिखाता है और पूछता है कि तुम्हें कितना चाहिए, इतना या इसका डबल? दोकेबी शांत होकर पूछता है, हम तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे इंसानों वाले पैसे दोगे? मैनेजर हान जेब से नोटों की गड्डी निकालता रहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम्हें जितने चाहो उतने दे सकता हूँ। वो मन ही मन खुश हो रहा है कि उसका प्लान काम कर गया और सोचता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो पैसों से ना खरीदी जा सके। दोके भी कहता है, पैसे? ये अच्छा है, पौधों के वो रेशे जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए इंसानों ने आपस में सहमति बनाई है। अरे बाप रे! मैनेजर हान को देख देखते आग लग जाती है। वो दर्द से चीखने लगता है,
हाँ, दोके भी उसे समझाते हुए कहता है कि वो जो बात कर रहा है वो सिर्फ तुम्हारे स्पेस टाइम कंटिन्यूम में लागू होती है। वो कहता है कि उस रद्दी कागज की मैक्रोकॉस्मिक वर्ल्ड में कोई कीमत नहीं है। फिर वो सख्त आवाज में वार्निंग देता है, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा दिमाग उड़ा दूंगा। मैनेजर हान अब घुटनों के बल गिरा हुआ है, उसके कपड़े और शरीर जल रहे हैं और वो दर्द से करा रहा है को। दोके भी थोड़ी सांस लेते हुए कहता है, फियू, अगर तुम लोग ऐसे ही बकवास करते रहे तो तुम्हारा उधार बढ़ता जाएगा। वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, 100 बार एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि तुम्हें खुद पैसे कमाने दूं और तुम खुद देख लो। उसके सींग अचानक से चमकने लगते हैं और एक तेज भिनभिनाहट की आवाज आने लगती है कि पूरे ट्रेन के डब्बे में एक अजीब सी वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। दोके भी हवा में तैर रहा है और तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। उसमें लिखा है #BI7623 चैनल इज ओपक। डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं और फिर एक और मैसेज आता है, द कॉन्स्टलेशंस हैव एंटर्ड, यानी वो जो भी हैं वो अब इस चैनल में आ चुके हैं। अचानक ट्रेन में मौजूद हर इंसान नीले नीले रंग की होलोग्राफिक स्क्रीन पॉप अप होने लगती है। एक लड़की हैरानी से पूछती है, एक लड़का घबरा के कहता है, ये क्या है? वहीं दूसरी तरफ एक आदमी के चेहरे पर एक खौफनाक और अजीब सी मुस्कान आ जाती है। दोगजा भी अपनी स्क्रीन को देखकर पूरी तरह हैरान है। दोगजा की आंखों के सामने जो स्क्रीन आई है उस पर एक मैसेज है। वो पसीने से तरबतर है और वो स्क्रीन पढ़ते ही उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। उस पे साफ साफ लिखा है, द मेन सिनेरियो हैज अराइव्ड। स्क्रीन पर पूरा मिशन आ चुका है। मेन सिनेरियो #1, टाइटल है प्रूफ ऑफ वैल्यू और मिशन क्या है? सिर्फ एक लाइन है, किल 1 और मोर लाइफ से क्या उससे ज्यादा जाने लो कैटेगरी मैन है। डिफिकल्टी F है, टाइम लिमिट सिर्फ 30 मिनट की है। इसे पूरा करने पर 300 कॉइन्स का रिवॉर्ड मिलेगा और अगर फेल हुए तो सीधा मौत। दोके भी एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहता है, तो फिर सबको गुड लक। और फिर वो दोके भी एक भयानक राक्षसी हंसी हंसता है। उसकी आंखें चमक रही हैं, उसका चेहरा खौफनाक लग रहा है। वो कहता है, प्लीज हमें एक दिलचस्प कहानी दिखाओ। इसके बाद एक और स्क्रीन दिखाई देती है जो बता रही है कि रीपर्स कैनलेशंस की टीम कोरियन ट्रांसलेटर्स जो की तलाश कर रही है। जो कोई भी उनकी मदद करना चाहता है वो जीमेल या डिस्कॉर्ड के जरिए उनसे जुड़ सकता है। भाई साहब, क्या गजब का चैप्टर था। तो क्या आप ट्रेन में सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे? तो दोगजा अब क्या करेगा, ये जानने के लिए बने रहो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तक स्टे हेल्दी, कीप रीडिंग। यार, आज का एपिसोड तो दिमाग हिला देने वाला है। हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां उस अजीब डॉकबी ने पूरी सबवे ट्रेन में तबाही मचा दी थी। अब किम डोगजा और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या पागलपन चल रहा है। अपनी चाय पकड़ लो क्योंकि कहानी अब एक बहुत ही डरावना मोड़ लेने वाली है। सीन की शुरुआत होती है उस डरावने माहौल से जहां हर तरफ चीख पुकार मची है। हम यहाँ यू सांगा को देखते हैं जो पूरी तरह से सहमी हुई है और कांपते हाथों से अपना फोन पकड़े हुए है। वो पुलिस को फोन लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा। उसके चेहरे पर पसीना और डर साफ दिख रहा है जब वो कांपती आवाज में कहती है कि पुलिस भी फोन नहीं उठा रही। यू सांगा बिल्कुल पैनिक मोड में है और किम डोगजा से कहती है कि अब हम क्या करेंगे क्योंकि कोई फोन का जवाब नहीं दे रहा। तभी डोगजा उसे शांत करने की कोशिश करता है और एक बहुत ही अजीब सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या उसने वो गेम खेला है जो उनकी डेवलपमेंट टीम ने पहले बनाया था, जहां दुनिया तबाह हो गई थी और बस मुट्ठी भर लोग बचे थे। सांगा को कुछ समझ नहीं आता और वो हैरानी से पूछती है कि वो आखिर किस बारे में बात कर रहा है। डोगजा अब उस कड़वे सच का खुलासा करता है कि वो लोग असल में उसी गेम के अंदर पहुंच चुके हैं। ये सुनकर सांगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बस हैरान होकर गेम शब्द को दोहराती है। डोगजा उसे समझाता है कि ये बहुत सिंपल है क्योंकि हर गेम के कुछ नियम होते हैं और उन्हें बस उन नियमों को फॉलो करना होगा। सांगा डरी हुई आवाज में पूछती है कि आखिर वो रूल्स क्या हैं? डोगजा कहता है कि अब उन्हें उन नियमों के बारे में पता लगाना ही होगा। तो तभी अचानक स्क्रीन पर वो छोटा और सफेद डॉगबी फिर से नजर आता है। एक सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है कि डॉगबी ने अपने एंटेना फैला दिए हैं। उसकी वो शैतानी मुस्कान देखकर लग रहा है कि खेल अब सच में शुरू होने वाला है। कैमरा अब ट्रेन के डिब्बे के अंदर के भयानक मंजर को दिखाता है। यहाँ वहाँ लाशें किसी कचरे की तरह बिखरी पड़ी हैं। एक ऑफिस वर्कर खून से लत होकर कांप रहा है और दूसरी बूढ़ी औरत अपनी सीट पर बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही है। डोगजा मन ही मन सोचता है कि उसे अब भी यकीन तो नहीं हो रहा लेकिन वो अपनी आंखों पर शक भी नहीं कर सकता। ट्रेन की भगदड़ मची है तो कोई दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रहा है, कोई हथौड़े से उसे तोड़ने की बात कर रहा है। डोगजा को अब हकीकत माननी ही पड़ती है कि ये कोई सपना नहीं है। वो अपने फोन की स्क्रीन देखता है जहां उस नोवेल का नाम लिखा है जो वो 10 सालों से पढ़ रहा था। उसे समझ आ जाता है कि 3 ways to survive इन अ ruined वर्ल्ड अब असलियत में तब्दील हो चुकी है। तो किम डोगजा एक लंबी सांस लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं और उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता है। वो बस एक ही बात सोच रहा है कि इस नई और जालिम दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे अब क्या करना होगा। यहीं पर हमारे शो का टाइटल ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट स्क्रीन पर चमक उठता है। तभी अचानक हवा में एक नीली रंग की सिस्टम विंडो दिखाई देती है
जो सबके लिए मौत का पैगाम लेकर आई है। ये मेन सिनेरियो नंबर 1 है, जिसका नाम है प्रूफ ऑफ वैल्यू। इसमें साफ लिखा है कि जिंदा रहने के लिए कम से कम 1 या उससे ज्यादा जान लेनी होगी, पर टाइम लिमिट सिर्फ 30 मिनट है, और अगर फेल हुए तो इनाम नहीं बल्कि सीधा मौत मिलेगी। इस अफरा तफरी के बीच अचानक एक नया आदमी सामने आता है। ये ली ह्यूनसुंग है, जो सबको शांत होने के लिए कहता है। वो चिल्लाकर कहता है कि सब लोग एक लंबी सांस लें और जो कुछ भी कर रहे हैं उसे तुरंत रोक दें। तो वो सबको समझाता है कि नेशनल डिजास्टर के वक्त छोटी सी गड़बड़ भी बहुत बड़ी तबाही ला सकती है, इसलिए अब से वो हालात को कंट्रोल करेगा। लोग गुस्से में उस पर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो है कौन और उसे नेशनल डिजास्टर की क्या पड़ी है। तो तभी वो आदमी अपना आई कार्ड निकालता है, जिससे सबको पता चलता है कि उसका नाम ली ह्यूनसुंग है। वो बड़े आत्मविश्वास के साथ बताता है कि वो यूनिट 6502 में एक आर्मी लेफ्टिनेंट है। ये सुनकर सबके चेहरे पर एक उम्मीद और डर का मिला जुला भाव आ जाता है, क्योंकि किम डोकजा पूरी तरह से हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि सामने खड़ा शख्स कोई मामूली आदमी नहीं है। वहाँ मौजूद लोग फुसफुसाने लगते हैं कि क्या ये सच में एक लेफ्टिनेंट है। डोकजा की आंखों में हैरानी साफ देखी जा सकती है जब वो ये सुनता है कि ये आदमी असल में एक सोल्जर है। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई है, क्योंकि किसी ने भी इस तबाही के बीच एक फौजी की मौजूदगी की उम्मीद नहीं की थी। ली ह्यूनसुंग अपना फोन उठाकर सबको दिखाता है और काफी गंभीर आवाज में बात करता है। वो कहता है कि उसे कुछ देर पहले ही अपनी यूनिट से एक मैसेज मिला है। वहाँ खड़े बाकी लोग भी चौकन्ने हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या मैसेज आया है जिसने एक फौजी को भी इतना परेशान कर दिया है। सबकी नजरें अब उस फोन की स्क्रीन पे टिकी हुई हैं। वो जब फोन की स्क्रीन करीब से दिखाई देती है तो उस पे लिख मैसेज देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। उस पे साफ साफ लिखा है कि लेवल 1 का नेशनल डिजास्टर हो चुका है और सभी सैनिकों को तुरंत इकट्ठा होने का हुक्म दिया गया है। किम डोकजा इस नेशनल डिजास्टर वाली बात को देखकर दंग रह जाता है। अब ये बात साफ हो चुकी है कि बाहर की दुनिया में कुछ बहुत ही भयानक घट रहा है। ट्रेन के डिब्बे में मौजूद लोग पैनिक करने लगते हैं और ली ह्यूनसुंग को घेर लेते हैं। एक आदमी चिल्लाकर पूछता है कि आखिर असल में हो क्या रहा है। लोग सरकार और ब्लू हाउस के बारे में सवाल करने लगते हैं कि वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं। वो कोई चिल्लाता है कि अभी के अभी प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करो। तो पूरी भीड़ बेकाबू हो रही है और ली ह्यूनसुंग के चेहरे पर पसीना आ रहा है। ली ह्यूनसुंग बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि वो बस एक साधारण सोल्जर है। उसका कहना है कि उसके पास ब्लू हाउस के लिए कोई डायरेक्ट हॉटलाइन नहीं है जिससे वो बड़े अफसरों से बात कर सके। लोग अब उस पे सवाल उठा लगते हैं कि फिर वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला होता कौन है। डोकजा मन ही मन सोचता है कि मौजूदा हालात को देखते हुए नेशनल डिजास्टर की खबर कोई बड़ी बात नहीं है, कि किम डोकजा के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है और वो किसी और ही वजह से ज्यादा हैरान है। उसके चेहरे पर पसीना आ रहा है और वो गहरी सोच में डूबा हुआ है। वो मन ही मन उस आदमी का नाम दोहराता है, लेफ्टिनेंट ली ह्यूनसुंग। डोकजा को ये एहसास होने लगा है कि ये शख्स उसके लिए सिर्फ एक अजनबी नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा कोई गहरा राज है। क्योंकि किम डोकजा को अचानक सब याद आने लगता है और वो सोचता है कि उसे इस आदमी के बारे में सब पता है। हालांकि वो उसका चेहरा पहली बार अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन ली ह्यूनसुंग का नाम डोकजा दिमाग में बहुत गहराई से छपा हुआ है। बैकग्राउंड में ली ह्यूनसुंग भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि डोकजा उसे बस घूरता ही रह जाता है। यहाँ हमें ली ह्यूनसुंग की असली पहचान का पता चलता है, जिसे स्टील सोर्ड के नाम से जाना जाता है। वो कोरियन आर्मी का एक लेफ्टिनेंट है। डोकजा को याद आता है कि ये अ वेज ऑफ सर्वाइवल नोवेल के सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से एक। ये देखना वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि नोवेल का इतना बड़ा हीरो अब हकीकत में उसके सामने खड़ा। किम डोकजा अपनी आंखें बंद करके खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि नोवेल कैरेक्टर सच में बाहर आ, लेकिन तभी उसे एक बात खटकती है और वो खुद से सवाल करता है कि क्या ली ह्यूनसुंग की एंट्री नोवेल में बिल्कुल इसी तरह से हुई थी। उसे याद आता है कि नोवेल में तो वो पहले सिनेरियो के खत्म होने के बाद दिखाई दिया था, तो फिर अब यहाँ ये सब क्या हो रहा है। और तभी अचानक वो डॉकबी फिर से सामने आ जाता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रखा है। वो बड़े ही डरावने तरीके से चिल्लाता है कि ये सब अटेरिज्म जैसी कोई मामूली चीज नहीं है। वो लोगों पर तंज कसता है कि क्या उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा। तो वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि डेटा के हिसाब से इस देश के लोग गेम खेलने में बहुत माहिर हैं। वो तो क्या ये सब उन्हें बस एक गेम लग रहा है। और डॉकबी के सर पर अब और भी ज्यादा खून सवार हो गया है। वो बहुत ही खौफनाक तरीके से कहता है कि क्यों ना हम डिफिकल्टी को और भी बढ़ा दे। तभी अचानक स्क्रीन पर टाइमर 22 सेकंड पर आ जाता है और उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। वहां खड़ा एक आदमी हकलाते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है। और सबकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि टाइमर अचानक से बहुत तेज भागने लगता है और 23 मिनट 19 सेकंड से गिरकर सीधा 1 सेकंड पर आ जाता है। एक सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है कि बचा हुआ समय घटा दिया गया है और अब करंट रनिंग टाइम सिर्फ 10 मिनट। ये देखकर सबकी सांसें अटक जाती हैं। तो तभी एक नया नियम सामने आता है जो और भी ज्यादा डरावना है। सिस्टम विंडो में साफ लिखा है कि एक एडिशनल पेनल्टी है अगर अगले 5 मिनट के अंदर
पहली हत्या यानी फर्स्ट किलिंग नहीं होती है। तो इस पूरे डिब्बे में मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। 10 मिनट और 300 कॉइन्स का ये खेल अब पूरी तरह से मौत का खेल बन चुका है। ट्रेन के अंदर भगदड़ मच जाती है। लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं कि क्या ये कोई मजाक है, क्या किसी ने वो मैसेज सुना। फौजी यानी ली यूनसुंग सबको शांत करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि प्लीज सब शांत हो जाओ और मेरी बात। दूसरी तरफ डोगजा ये सब देख रहा है और सोचता है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन फिर भी उसके मन की बेचैनी कम नहीं हो रही। अली यूनसुंग पसीने से तरबतर है और काफी डरा हुआ लग रहा है। डोगजा उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि अगर ये सपोर्टिंग कैरेक्टर ली यूनसुंग यहाँ आ चुका है तो फिर वो बंदा अभी तक क्यों नहीं दिखा। वो असल में किसी खास कैरेक्टर का इंतजार कर रहा है जो अभी तक यहाँ गायब है। डोगजा को अच्छे से पता है कि उसकी कहानी के हिसाब से उसे अब तक यहाँ होना चाहिए था। तभी अचानक अगले डिब्बे की तरफ से चीखने की आवाजें आती हैं। एक आदमी दहशत चिल्लाता है कि वहाँ खून हो गया है और कोई दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। गेट के कांच पर खून के लाल धब्बे साफ दिख रहे हैं और लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं कि उन्हें अंदर आने दो। जैसे ही कोई उस दरवाजे को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ता है, वहां से बिजली की तेज लहरें निकलती हैं। एक आदमी झटके से पीछे गिरता है और दर्द में जोर से चिल्लाता है। असांगा हैरान होकर पूछती है कि ये क्या है, तो तभी उन्हें दिखता है कि दरवाजे के सामने कुछ ट्रांसपेरेंट सी चीज दिखाई दे रही है और सिस्टम वार्निंग आती है कि सिनेरियो पूरा होने तक इस डिब्बे में किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। तभी सब एक फोन की स्क्रीन पर देखते हैं जहां डॉग भी लाइव आकर हंस रहा है। वो कहता है कि कुछ जगहों पर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, जबकि कुछ लोग अभी भी कुछ नहीं कर रहे। डॉग भी चुटकी बजाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम सबको एक स्पेशल सर्विस देता हूँ। अब वो बहुत ही भयानक तरीके से कहता है कि मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि अगर अगले 5 मिनट में कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ क्या होगा। उसकी वो शैतानी हंसी देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सामने एक होलोग्राम स्क्रीन पर ताइपुंग गर्ल्स हाई स्कूल की लड़कियां अपनी यूनिफॉर्म में दिखाई देती हैं। एक चश्मे वाला आदमी उन्हें पहचान लेता है और हैरान रह जाता है। तो तभी अचानक वहां भगदड़ मचती है और लड़कियों के चीखने की बहुत तेज आवाज आती है, जैसे वहां कोई बहुत बड़ी तबाही मच गई हो। इस सीन की शुरुआत बहुत ही डरावनी होती है यार। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में नीली विंडो फ्लैश हो रही है जिस पर लिखा है कि टाइम लिमिट खत्म हो गई है। अंधेरे बैकग्राउंड में ये मैसेज देखकर ही समझ आ रहा है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ हम किम डोगजा और युसांगा को देखते हैं जिनके चेहरे पर साफ खौफ नजर आ रहा है। डोगजा पसीने से तरबतर है और तभी एक और मैसेज आता है कि पेमेंट सेटलमेंट अब शुरू होने वाली है। अब माहौल इतना भारी हो गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे मौत उनके सामने खड़ी हो। किम डोकनी आंखें जोर से बंद कर लेता है जैसे वो आने वाले मंजर को झेल नहीं पा रहा हो। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ दिख रहे हैं और आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है। पहली सुलझाने का वक्त अब निकल चुका है और अब सिर्फ अंजाम बाकी है। अचानक चारों तरफ चीखें गूंजने लगती हैं और स्क्रीन पर खून के छींटे दिखाई देते हैं। तो कोई बहुत दर्द में चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, पर उनकी आवाजें बीच में ही टूट रही हैं। ये तबाही का मंजर सच में रूह कंपा देने वाला है यार। वो खून की होली और भी बढ़ जाती है और लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं कि दरवाजा खोलो। स्क्रीन पर साफ दिख रहा है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह छटपटा रहे हैं, पर उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये नजारा किसी बुरे सपने से भी बदतर है। यहाँ हमें एक स्कूली लड़की दिखाई देती है जिसके चेहरे पर खून लगा है। वह ताइपुंग गर्ल्स हाई स्कूल की यूनिफॉर्म में है और वह बहुत ही लाचार होकर नहीं कह रही है। तो उसके पीछे का माहौल पूरी तरह से खौफनाक और हिंसक हो चुका है। ट्रेन के अंदर जो लोग अभी बचे हुए हैं वे स्क्रीन पर ये सब देख पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और वो बस इतना कह पा रहे हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है। डोगजा और सांगा भी स्तब्ध होकर इस कत्लेआम को देख रहे हैं। क्लासरूम के अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा खौफनाक है यार, जहाँ एक लड़की को गला घोंटकर मारा जा रहा है। वो छटपटा रही है और उसके गले से घुटती हुई आवाजें निकल रही हैं। ये सब उस डॉग्बी का किया धरा है जिसने इस दुनिया को नर्क बना दिया है। अंत में स्क्रीन ग्लिच करती है और सर्वाइवर का नाम सामने आता है। जी तो वह ताइपुंग गर्ल्स हाई की ईयर 2 क्लास बी की स्टूडेंट है जो अब एक सर्वाइवर बन चुकी है। वो शैतान डॉग भी अपनी गंदी मुस्कान के साथ पूछ रहा है कि क्या ये मजेदार नहीं है, जिसे देखकर का खून खोल उठता है। यह भाई, यह तो सिर्फ शुरुआत है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। डोगजा अब क्या करेगा और ये ली जीजे कौन है, यह जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताओ और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहो क्योंकि अब असली सर्वाइवल गेम शुरू हुआ है। अपना ख्याल रखना और मिलते हैं बहुत जल्द। अरे यार, आज का एपिसोड तो एकदम फाड़ू होने वाला है। डोगजा और सांगा अभी भी उस ट्रेन में फंसे हैं और बाहर सब कुछ तबाह हो रहा है। बस अपनी चाय पकड़ो और तैयार हो जाओ क्योंकि अब गेम सच में शुरू होने वाला है और डोगजा के पास एक ऐसा पत्ता है जो सब कुछ बदल सकता है। यहाँ देखो, जमीन पर लोगों के जूते दिख रहे हैं और वो सब बहुत नर्वस लग रहे हैं। कोई पीछे हट रहा है तो कोई अपनी जगह पर कांप रहा है और ऊपर वो कोरियन शब्द जुचुमा लिखा है
जिसका मतलब है कि लोग हिचकिचा रहे हैं। ये जो सस्पेंस है ना, वो साफ महसूस किया जा सकता है। और यहाँ देखो, लोग चिल्ला रहे हैं, अधत तेरे की, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या बकवास है। ये सबके चेहरे ना और खौफ साफ दिख रहा है और माहौल एकदम गर्म हो गया है। और ये रहा हमारा टाइटल, ओमनिसिएंट रीडर, चैप्टर 4, एपिसोड 1, पार्ट 3 है पेट सर्विस की शुरुआत। अचानक एक हाथ तेजी से आगे बढ़ता है और किसी के कपड़ों को पकड़ता है। एक आवाज आती है, कपाता। ये छोटा सा मोमेंट बता रहा है कि लोग कितने डरे हुए हैं और वो बस किसी भी चीज का सहारा ढूंढ रहे हैं ताकि वो इस पागलपन में गिर ना जाएं। यहाँ हमारे डोगजा और सांगा को देखो। सांगा बेचारी पूरी तरह से सहमी हुई है, उसने खुद को कसकर पकड़ा हुआ है और वो कांप रही है। लेकिन डोगजा को देखो भाई, उसका चेहरा एकदम गंभीर है, तो वो डरने के बजाय अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा है। डोगजा के चेहरे पर पसीना है और वो सोच रहा है, आखिर वो बंदा अभी तक आया क्यों नहीं। कि ये सब कुछ अजीब लग रहा है भाई। वो किस बंदे की बात कर रहा है? पक्का वो नोवेल के ओरिजिनल प्रोटेगनिस्ट की बात कर रहा है, जिसे अब तक यहाँ होना चाहिए था। डोगजा अपना फोन चेक कर रहा है और गहरी सोच में डूबा है। उसे एहसास हो रहा है कि जो बातें उसे नोवेल से याद हैं और जो अभी उसके सामने हो रहा है, उनमें फर्क आने लगा है। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। वो नोवेल को ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आता है कि ये नोवेल तो इंटरनेट पर है ही। डोगजा एकदम फ्रस्ट्रेट हो रहा है और सोच रहा है कि ये नोवेल इतनी फ्लॉप थी कि शायद इसकी कोई लीगल कॉपी भी उसे नहीं मिलेगी। अब वो क्या करेगा? लेकिन रुको, अचानक डोगजा के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बोलता है, अनही एक न, कहीं ये वो तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। यह उसे एक ईमेल मिला है जिसमें मोनेटाइजेशन के बारे में कुछ लिखा है। भाई साहब देखो, डोगजा की स्क्रीन पर एक अटैचमेंट फाइल है जिसका नाम है अ 3 वेज टू सर्वाइव इन अ रूइंड वर्ल्ड .txt। अगध ने उसे पूरी की पूरी नोवेल की फाइल भेज दी है। डोगजा की उंगली बस से डाउनलोड करने ही वाली है और यहीं से उसकी किस्मत पलटने वाली है। डोगजा अपने फोन की स्क्रीन को बस घूरता रह जाता है। उसके चेहरे पर जो हैरानी है ना, वो साफ देखी जा सकती है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा कि जो उसने देखा है वो सच भी है या नहीं। यकीन करने के लिए वो अपनी आंखें मलता है, जैसे खुद को चेक कर रहा हो कि ये कोई सपना तो नहीं। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में अखड़ ने उसे अपनी नोवेल की एक कॉपी गिफ्ट के तौर पर भेज दी है। तो उसे ये भी लगता है कि क्या ये कोई गैर कानूनी तरीका तो नहीं है। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि जब अघगग ने खुद ये फाइल भेजी है तो फिर फिक्र करने की क्या बात है। तो तभी अचानक कटीरिंगा की आवाज के सामने नीली नीली सिस्टम विंडोज चमकने लगती हैं। उसे बताया जाता है कि उसने एक एक्सक्लूसिव एट्यूट हासिल कर लिया है और उसका एक्सक्लूसिव स्किल स्लॉट अभी अब एक्टिवेट हो चुका है। डोगजा को याद आता है कि गवेज ऑफ सरायमलग नोवेल में जितने भी लोग बचते थे, तो उन सबके पास ऐसे ही खास एट्रीब्यूट्स और स्किल्स इस्तेमाल करने की ताकत होती थी। ये सब कुछ बिल्कुल एक गेम की तरह लग रहा है और डोगजा उन तैरती हुई विंडोज को बहुत गहराई से देख रहा है। वो बस खामोश खड़ा होकर इस नई हकीकत को समझ कर रहा है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली। डोगजा को लगता है कि उसे इन एट्रीब्यूट्स और स्किल्स की बारीकियों के बारे में जान लेना चाहिए ताकि वो इस तबाही में खुद को बचा सके। वो अपने मन में कमांड देता है, एट्रीब्यूट विंडोज। उसे पूरी उम्मीद है कि अब उसके सामने उसकी सारी पावर्स की लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अचानक डोगजा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि सिस्टम विंडो पर एक अजीब सा मैसेज आता है। वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई है। सिस्टम विंडो पर साफ साफ लिखा आ रहा है कि तुम एट्रीब्यूट विंडो को एक्टिव नहीं कर सकते। डोगजा बस यही सोचता रह जाता है कि आखिर ये क्या बकवास है और उसे ये मैसेज क्यों दिखाया जा रहा है। डोगजा बार बार एट्रीब्यूट विंडो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वही मैसेज उसके सामने आ जाता है। वो बुरी तरह परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या ऐसा पहले कभी किसी के साथ हुआ है। हो उसे डर लगने लगती, अगर वो अपनी पावर्स और स्किल्स को देख ही नहीं पाएगा तो वो उनका इस्तेमाल कैसे करेगा। आखिरकार वो हार मान लेता है और सोचता है कि छोड़ो ये सब, पहले उस फाइल को ही खोलकर देखता हूँ। जैसे ही वो फाइल खोलता है, उसकी आंखें नीली रोशनी से चमकने लगती हैं और सिस्टम उसे बताता है कि उसके खास एट्रीब्यूट के असर से उसकी पढ़ने की रफ्तार अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। भाई साहब, अब डोगजा अपनी स्पीड पूरी दुनिया हिला देगा। डोगजा एकदम हक्का बक्का रह गया है और अपना सिर पकड़कर सोच रहा है कि क्या ये सब उसके एट्रीब्यूट का असर। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने गवेज ऑफ सर्वाइवल का पहला हिस्सा 1 मिनट से अभी कम समय में पढ़ लिया है। उसके पैर की एक हल्की सी हरकत होती है, तात तात, जैसे वो उस अविश्वसनीय रफ्तार से सन्न रह गया हो। यहाँ देखो, डोगजा की आंखें नीली रोशनी से चमक रही हैं और वो काफी फोकस दिख रहा है। वो खुद से कहता है कि इसी रफ्तार की वजह से वो जानकारी मिल गई है
जिसकी उसे तलाश थी। ये लुक बता रहा है कि उसने कुछ बहुत जरूरी चीज नोटिस कर ली है। डोकजा के फोन की स्क्रीन पर नॉवेल का टेक्स्ट बहुत तेजी से स्क्रॉल हो रहा है। वहाँ साफ लिखा है कि 3707 नंबर वाले कंपार्टमेंट उसने पिछले दरवाजे पर लोगों को जमा होते कहा। टेक्स्ट में लाइटर के ठंडे पहिए और बेरहम आंखों का जिक्र है, जो इस बात का इशारा है कि कहानी अब शुरू हो चुकी है। डोकजा के चेहरे पर पसीना आ रहा है और उसकी चिंता साफ झलक रही है। वो काफी गहराई से कुछ सोच रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी आने वाले खतरे का अंदाजा हो गया हो। तभी कैमरा जूम करता है कंपार्टमेंट के ऊपर लगे नंबर साइन पर, जहां 3807 लिखा हुआ है। ये नंबर ही सारी घबराहट की जड़ है, क्योंकि ये वो नंबर नहीं है जो उसने नॉवेल में पढ़ा था। डोकजा ट्रेन के अंदर खड़ा होकर अपनी बेचैनी का असली कारण ढूंढ लेता है। उसे समझ आता है कि चीजें वैसी क्यों हो रही जैसा उसने नॉवेल में पढ़ा था, क्योंकि वो अभी जिस कंपार्टमेंट में है वो उस कंपार्टमेंट के ठीक पीछे है जिसमें इस कहानी का असली प्रोटागोनिस्ट सवार है। वो 3807 में है और प्रोटागोनिस्ट 3707 में। सांगा बेचारी पूरी तरह डरी हुई है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं और वो कांपते हुए पूछ रही है, गडोक जासी, क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए? जो डोकजा धुंधली खिड़की से बाहर की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। नॉवेल के हिसाब से इस 3807 नंबर वाले डिब्बे में से 2 सर्वाइवर्स ही बचने वाले थे। ट्रेन के अंदर कत्लेआम शुरू हो चुका है। एक हाथ किसी की शर्ट को बेरहमी से जकड़ लेता है और वो बेगुनाह शख्स दर्द से करा उठता है। उफ, वो गिड़गिड़ा रहा है, अब प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन वो सिल्वर बालों वाला लड़का गुस्से में चिल्लाता है, लग क्या तू चुप नहीं रहेगा? उसे गुस्सा आ रहा है कि कोई भागने की कोशिश कर रहा है। खून के छींटे उड़ रहे हैं और वो लड़का बिल्कुल पागल हो चुका है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। डोकजा मन ही मन सोचता है कि उसे पहले से ही पता है कि वो 2 सर्वाइवर्स कौन होने वाले हैं। वो लड़का फिर से दहाड़ता है, एक क्या मैंने तुम्हें चुप रहने को नहीं कहा था? ए भाई, यहाँ सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। डोकजा की आंखों में एक अजीब सी चमक है और उसके पास खड़ी सांगा बुरी तरह डरी हुई है। डोकजा मन ही मन हिसाब लगा रहा है कि इस डिब्बे में मेरे समेत सिर्फ 2 सर्वाइवर्स बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे, और उसे यकीन है कि सांगा भी शायद ही बच पाएगी। तभी अचानक ट्रेन के बीच एक जोरदार चीख गूंजती है, तुम ये क्या कर रहे हो? यह माहौल एकदम से बदल गया है और टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि किसी का हाथ तेजी से झपटता है और सामने वाले की गर्दन को कसकर पकड़ लेता है। अतः क्या ये पकड़ इतनी मजबूत है कि सामने वाले के बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अरे भाई, ये तो मैनेजर हान म्योंगो हैं। वो गुस्से में लाल पीले होकर उस लड़के पर चिल्लाते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत की एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा बर्ताव करो? मैनेजर साहब ने अपना चश्मा ठीक किया है और वो पूरी तरह से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। सांगा अपनी उंगलियां मुंह पर रखे एकदम सन्न रह गई है। डोकजा भी हैरान होकर उसे देख रहा है और उसके मन में बस एक ही नाम आ रहा है, अमेंजर हान म्योंगो। लेकिन उस लड़के को देखो, किम नाम उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस एक बेपरवाह सी आवाज निकालता है, कह। उसकी आंखों में एक डरावनी लाल चमक है जो बता रही है कि उसके अंदर कोई दया नहीं बची है। अनाम वन उस बुड्ढे से पूछता है, यो बुड्ढे, क्या तुझे मरना है? हान म्योगो को उसकी बात समझ नहीं आती और वो कहते हैं कि शायद तुझे अभी तक सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। वो चिल्लाते हैं कि ये किस तरह की बकवास कर रहा है। मैनेजर हान म्योंगो खिड़की के बाहर और उस नीली सिस्टम स्क्रीन की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुझे ये सब नहीं दिख रहा? लोग मदद के लिए चीख रहे हैं, लेकिन सेना हमें बचाने नहीं आने वाली। पीछे तबाही का मंजर साफ दिख रहा है और हर तरफ से मौत की आवाजें आ रही हैं। लेकिन नाम बुन के इरादे कुछ और ही हैं। वो कहता है कि हमें बस किसी को मारना होगा। ये कोई उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन वो बेरहमी से उसे खत्म करने की बात करता है। डोकजा को अब याद आता है कि ये वही किम नाम बुन है जो गवेज ऑफ सर्वाइवल की दुनिया में सबसे तेजी से ढलने वाला नौजवान है। डोकजा को महसूस हो रहा है कि किम नामबुन ने लोगों की सहन शक्ति की दरार में एक कील ठोक दी है। वो भीड़ को उकसाते हुए कह रहा है, तुम सब कब तक बस तमाशा देखते रहोगे? क्या तुम सबको मरना है? माहौल में तनाव इतना ज्यादा है कि साफ दिख रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और वही हुआ। लोगों की बची कुची नैतिकता भी मिट्टी में मिल गई। चारों तरफ से अपाकक की आवाजें आ रही हैं, जैसे लोग पागलों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े हों। कोई हार मानकर चिल्ला रहा है, अरे धत, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अली यूंगसुंग यहाँ बहुत घबराया हुआ दिख रहा है और उसके माथे पर पसीना चमक रहा है कि कैप्शन में साफ चेतावनी दी गई है कि अगर अगले 5 मिनट के अंदर यहाँ पहली मौत नहीं हुई तो इस डिब्बे में मौजूद हर एक इंसान मारा जाएगा। अपाका की आवाजें बता रही हैं कि हिंसा और बढ़ती जा रही है। डोकजा को इस वक्त वेब नॉवेल का वो खास पैराग्राफ याद आ रहा है। वो लोग बिल्कुल उन जल्लादों की तरह लग रहे थे जो एक ही वक्त पर मौत का लीवर खींच देते हैं। ये मंजर बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने पन्नों पर पढ़ा था। वो सब एक साथ हमला इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनमें से कोई भी ये नहीं जानना चाहता था कि उस कैदी की जान असल में किसने ली। यहाँ छोटा गिलेंग कितना सहमा हुआ खड़ा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके आसपास ये क्या पागलपन चल रहा है। डोकजा यहाँ बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा होकर सब देख रहा है
जैसे वो कोई फिल्म देख रहा हो। उसे याद है कि नोवेल में वो बुजुर्ग महिला ही पहली शिकार बनी थी, तो वो सोच रहा है कि अगर उसने कहानी बदलने की कोशिश की तो आगे का सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा। डोकजा ने गुस्से और उलझन में अपना फोन इतनी जोर से पकड़ा है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। यहाँ अगवाका की आवाज साफ सुनाई दे रही है। उसके मन में सवाल उठ रहा है, क्या सिर्फ अपनी जानकारी बचाने के लिए किसी की मौत का तमाशा देखना सही है? यू सांगा अब खुद को रोक नहीं पाती और आगे बढ़ने लगती है। वो चिल्लाती है, कहो इस रफ्तार से तो मर जाएगी। अगर डोकजा उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, खतुम ऐसे बिना सोचे समझे नहीं जा सकती। अगर अभी वहां गई तो खुद मारी जाओगी। डोकजा ने सांगा को कसकर पकड़ लिया है। वो मन ही मन सोच रहा है कि सांगा आज भी उतनी ही नेक है, पर वो इस दुनिया की प्रोटागोनिस्ट नहीं है और वो इस कहानी को नहीं बदल सकती। वो बहुत ही गंभीर होकर उससे कहता है, कसांगासी यही रुकिए, बस इस एक बार मेरी बात मान लीजिए, इसके बाद मैं फिर कभी दखल नहीं दूंगा। है डोकजा बहुत सीरियस लग रहा है और उसके पीछे सांगा खड़ी है। वो अपने आप से कह रहा है कि सच कहूं तो मेरा इस वक्त दखल देना बहुत जल्दी है। उसने पहले से ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था, पर अब हालात ऐसे बन गए हैं कि उसके पास मैदान में उतरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। सांगा डोकजा के देखकर एकदम हैरान है और पूछती है, डोकजासी। उधर डोकजा के मन में अपनी ही अलग बात चल रही है। वो सोच रहा है कि वो इतनी देर से जो चुपचाप खड़ा था, वो इसलिए नहीं कि वो किम नामून या बाकी लोगों से डर रहा था। यहाँ डोकजा ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और बहुत ही शांत लग रहा है। वो खुद को समझा रहा है कि वो इसलिए भी चुप नहीं था कि उसे लोगों के साथ हो रहे उस गैर इंसानी बर्ताव से तो कोई सहमति थी। उसका दिमाग बहुत ही ठंडे तरीके से काम कर रहा है। ट्रेन के डिब्बे के अंदर का नजारा देखो, हर तरफ अफरा तफरी मची है। डोकजा मन ही मन कहता है कि मैं तो बस इंतजार कर रहा था। वो उस एक सही और सटीक मौके की तलाश में था जब वो अपनी चाल चल सके, और अब उसे वो मौका मिल चुका है। अचानक डोकजन आंखें खोलता है और जोर से चिल्लाता है। अब उसके पीछे एक जबरदस्त एनर्जी और लाइट का धमाका सा दिख रहा है, जैसे गेम अब उसके हाथ में आने वाला है। यहाँ माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है और एक्शन मोड ऑन हो चुका है। सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है और लोग यहाँ वहाँ गिर रहे हैं। सामने नीली सिस्टम विंडो चमक रही है जिसमें मेन सीनरी नंबर 1 प्रूफ ऑफ वैल्यू साफ साफ लिखा है। इसमें बताया गया है कि जिंदा बचने के लिए कम से कम एक या उससे ज्यादा जान लेनी होगी। टाइम लिमिट 30 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर दी गई है और अब हमारे पास सिर्फ 7 मिनट 32 सेकंड बचे। 300 कॉइन्स का इनाम है, पर हारने का मतलब सिर्फ मौत है। और बाप रे, अब सिर्फ 7 मिनट बचे हैं और डोकजा को कुछ बहुत बड़ा करना होगा। क्या वो खुद को और सांगा को बचा पाएगा? भाई, कहानी अब जिस मोड़ पर आ गई है वहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगले एपिसोड में देखेंगे कि डोकजा का वो ओपरचून मोमेंट क्या कमाल दिखाता है। तब तक के लिए बस बने रहो हमारे साथ। भाई लोग तैयार हो जाओ कि आज का एपिसोड सच में दिमाग हिला देने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे उस सबवे ट्रेन में मौत का खेल शुरू हो चुका है और अब किम डोकजा को अपनी जान बचाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या वो उस साइको किलर किम नंबून को रोक पाएगा? चले सीधे चलते हैं आज की कहानी पर। धमाका इतना जबरदस्त है कि पूरी ट्रेन का डिब्बा कांप उठा है। हर तरफ से आग और बिजली की लपटें निकल रही हैं और धूल का गुबार छाया हुआ है। लोगों की चीखें और पीछे चल रही तबाही के बीच कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। विजुअल्स देखो यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बम फटा हो और उसकी से बिजली की किरणें बाहर की तरफ भाग रही हैं। तभी धूल के उस गुबार के बीच एक साया बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ सिर्फ एक सफेद रोशनी की लकीर दिख रही है जो हवा को चीरते हुए जा रही है। स्पीड इतनी ज्यादा है कि आसपास की चीजें धुंधली पड़ गई हैं। ऐसा लग रहा है से कोई अपना पूरा जोर लगाकर किसी खास निशाने की तरफ पट्टा मार रहा हो। वो पूरा नजारा बदल चुका है और ट्रेन के अंदर धुआं ही धुआं भर गया है। डोकजा को यहाँ धुएं के बीच खड़ा देखा जा सकता है जबकि दूसरे लोग बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे हैं। ऊपर कैप्शन में लिखा है धुआं और दूसरे बबल में सवाल है कि आखिर ये धुआं आया कहां से। डोकजा की नजरें किसी चीज को ढूंढ रही हैं और माहौल एकदम सीरियस हो गया है। अब दे फेस ऑफ। एक तरफ किम डोकजा है जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और जिद दिखाई दे रही है, जैसे उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है, और दूसरी तरफ किम नंबून का चेहरा है जो पूरी तरह से हैरान है। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा सवालिया निशान बना हुआ है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस अफरा तफरी के बीच उसे इस तरह चुनौती देगा। और ये रहा एक्शन। डोकजा ने सीधे किम नंबून पर हमला कर दिया है। वो उसे इतनी जोर से धक्का देता है कि नंबून पीछे की तरफ उड़ने लगता है। बैकग्राउंड में बड़े अक्षरों में साउंड इफेक्ट्स दिख रहे हैं जो इस टक्कर की ताकत को बता रहे हैं। डोकजा का शरीर पूरी तरह से हरकत में है और वो पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। नंबून सीधे जमीन पर जा गिरा है और दर्द के मारे चिल्ला रहा है। बबल में लिखा है ये क्या था। धुएं और मलबे के बीच वो अपनी पोजीशन संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डोकजा ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। डोकजा की पीठ हमारी तरफ है और वो अब भी अपने अगले कदम के लिए तैयार दिख रहा है। यहाँ हमें इस चैप्टर का टाइटल पेज दिखता है जिस पर बड़े अक्षरों में कहानी का नाम लिखा है। इसके नीचे जानकारी दी गई है कि ये चैप्टर 5 है
और इसका नाम है एपिसोड 1 स्टार्टिंग द पेड सर्विस का चौथा भाग। पीछे वही नारंगी और पीली रोशनी की चमक है जो उस सबवे के अंदर फैली हुई तबाही की याद दिला रही है। ननमुन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आखिर वो क्या था? लेकिन असली खेल तो डोगजा के दिमाग में चल रहा है। डोगजा के थॉट बबल में हम पढ़ सकते हैं कि पहली नजर में सबको यही लगेगा कि उसने उस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए नमवून को धक्का दिया है, लेकिन डोगजा कहता है कि उसका इरादा सिर्फ इतना ही नहीं था। उसके दिमाग में बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है जो अब धीरे धीरे सामने आएगी। डोगजा पागलों की तरह चारों तरफ देख रहा है और खुद से कह रहा है कि वो कहाँ है। उसे पूरा यकीन है कि वो चीज यही कहीं आसपास होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नमवून पीछे से चिल्ला रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसे मारते रहो, उसे जल्दी खत्म करो। अनमवून अब भी उस बूढ़ी औरत को मारने के लिए उतावला है, लेकिन डोगजा का ध्यान किसी और ही चीज पे टिका हुआ है। अरे भाई, यहाँ तो सबकी हवा गुल हो गई है। किम नमवून की आंखों में तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि किम डोगजा ने अभी क्या किया। वो हक्का बक्का होकर पूछ रहा है कि उसने आखिर क्या कर दिया। उसके पीछे खड़ी लड़की भी पूरी तरह से शॉक में है। सबवे की उस पीली रोशनी में उनके चेहरे देखने लायक है यार। और सिर्फ नमवून ही नहीं, वहाँ मौजूद उस आदमी को देखो, उसकी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं और चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। ये खामोशी बहुत डरावनी है क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि डोगजा इस खेल को पूरी तरह से पलट देगा। लेकिन हमारे किम डोगजा को देखो, वो कितना शांत लग रहा है। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं है, बस एक गहरी सोच है। उसके चारों तरफ धूल के कण उड़ रहे हैं और वो बस अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा है। भाई, इसका कॉन्फिडेंस सच में नेक्स्ट लेवल है। अब डोगजा अपनी आवाज बुलंद करता है और कहता है कि अच्छा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिख रही हैं, जिससे पता चलता है कि दबाव तो उस पर भी है, पर वो इसे जाहिर नहीं होने दे रहा। वो चाहता है कि सब लोग इस पागलपन को रोककर उसकी बात सुने। डोग जाओ उन्हें हकीकत का आईना दिखाते कहता है कि मान लो तुम उस बूढ़ी औरत को मार भी देते हो तो फिर उसके बाद क्या होगा। वो समझाता है कि ये सच है कि उसकी मौत से हमें थोड़ा समय मिल जाएगा क्योंकि उसे पहली हत्या के तौर पर गिना जाएगा। वो सबको इस सिचुएशन की गंभीरता समझाने की कोशिश कर रहा है। जब पूरी ट्रेन में सन्नाटा छा जाता है, जब डोगजा पूछता है कि उसके बाद तुम क्या करोगे, वो आगे कहता है कि अगर दोकाइबी की बात सच है तो तुम में से हर एक को खुद एक इंसान को मारना होगा। वो सीधा सवाल दागता है कि उस बूढ़ी औरत के बाद तुम किसे मारोगे, क्या उस इंसान को जो तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा है। ये सुनकर सब सहम जाते हैं। तभी नमवून एक शैतानी हंसी हंसता है। वो पागल की तरह झुककर हंसने लगता है और पूछता है कि इसमें गलत क्या है। भाई, ये लड़का तो सच में पूरी तरह से सटक गया है। उसे इंसानी जान की कोई परवाह ही नहीं है और वो इस खूनी खेल का मजा ले रहा है। नमवून का चेहरा एकदम डरावना हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि इसके बाद हमें बस तुम्हारे जैसे बुज़दिल को मारना होगा। वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि अपनी बारी की फिक्र पहले से मत करो क्योंकि सबके लिए मौके बराबर हैं। डोगजा के चेहरे पर पसीना आ रहा है और वो बस उसका नाम बुदबुदाता है, किम नमवून। माहौल एकदम गर्म हो गया है। पर डोगजा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम बिल्कुल ऐसा ही कुछ कहोगे। तो उसकी आंखों में एक चमक है जैसे उसे नमवून की इस बात का पहले से ही इंतजार था। भाई, ये तो पक्का कोई मास्टर प्लान तैयार कर चुका है। किम डोगजा के चेहरे पर ये कैसी मुस्कान है यार। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिख रही हैं, लेकिन उसका मुंह कान से कान तक एक चौड़ी मुस्कान में फैला हुआ है। कैप्शन बॉक्स में डोगजा खुद को ही जवाब दे रहा है कि आखिर इस खतरनाक सिचुएशन में इतनी खुशी से क्यों धड़क रहा है और वो इस तरह क्यों मुस्कुरा रहा है। इस पैनल का विजुअल देखो, कितना डरावना और डार्क है। अंधेरे में बहुत सारी लाल चमकती हुई आंखें और हाथ दिख रहे हैं जो जैसे किसी को खींचने की कोशिश कर रहे। वो डोगजा अपने आप से सवाल कर रहा है, क्या मैं हमेशा से ही ऐसा इंसान था। इस नर्व रैकिंग सिचुएशन में वो इतना एक्साइटेड महसूस कर रहा है कि उसे खुद पर ही शक होने लगा है। चटाक किम डोगजा ने अपनी मुट्ठी में उस टिड्डे यानी ग्रास हॉपर को पूरी ताकत से मसल दिया है। मुट्ठी के बीच से उस कीड़े का हरा खून और टुकड़े बाहर की तरफ छिटक रहे हैं। यहाँ डोगजा ने अपनी जान बचाने के लिए अपना पहला कदम उठा लिया है और ये काफी ब्रूटल दिख रहा है। हाँ, डोगजा यहाँ हवा में हाथ मारते हुए बहुत तेजी से हरकत कर रहा है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो एक के बाद एक कीड़ों को पकड़ने या मारने की कोशिश में पूरी तरह से डूब चुका है। पूरी बोगी में खलबली मची हुई है। डोगजा बीच में खड़ा है और वो हाफ चिल्लाते हुए बाकी लोगों की तरफ कुछ फेंक रहा है। उसके पास कीड़ों का वो डिब्बा है और वो उन्हें सबको पास करने की कोशिश कर रहा है। यू सांगा और बाकी को वर्कर्स पीछे की तरफ हैरान और डरे हुए खड़े दिख रहे हैं। वो सबके होश उड़ गए हैं। वो चश्मे वाला आदमी चिल्ला रहा है, ये पागलपन है। एक ग्रासहॉपर हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है और नीचे एक लड़की डर के मारे रो रही है। वो माहौल एकदम पागलों जैसा हो गया है क्योंकि डोगजा ने सबको वो कीड़े दे दिए हैं
जिन्हें मारकर वो अपनी जान बचा सकते हैं। तभी स्क्रीन पर दो नीली सिस्टम विंडोज चमक उठती हैं। पहले बॉक्स में लिखा है कि किम डोगजा को फर्स्ट किल अचीवमेंट मिल गया है और दूसरे बॉक्स में एक बड़ी खुशखबरी है, तो उसे एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पर पूरे 100 सिक्के यानी कॉइन्स मिले हैं। ये खेल अब सच में रिवॉर्ड देने लगा है। बोगी नंबर 3807 के अंदर अब भगदड़ मची हुई है। डोगजा सामने खड़ा है और बाकी लोग जमीन पर गिरकर पागलों की तरह कीड़ों को ढूंढ रहे हैं। तो कोई चिल्ला रहा है, उन्हें ढूंढो। कोई डोगजा को गाली दे रहा है कि बस तू रुक जा। तभी एक आवाज आती है, मुझे एक मिल गया। और फिर एक दर्द भरी चीख गूंजती है। डोगजा ऊपर लगे हुए स्क्रीन की तरफ देख रहा है, जहां टाइमर चल रहा है। स्क्रीन पर 3 मिनट 12 सेकंड बचे हुए हैं। डोगजा सोच रहा है कि सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। तभी पीछे से किम नम्बू उसे टोकता और पूछता है, ओए तूने ऐसा क्यों किया? डोगजा के चेहरे पर पसीना है और वो बहुत गहराई से कुछ सोच रहा है। भाई लोग, यहाँ तो पूरी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन ही सामने आ गई है। किम नम्बून की उम्र सिर्फ 19 साल है और देखो, 2 कॉन्स्टलेशन अभी से इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसका एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट एक असाधारण चुनिबयोग है, लेकिन इसकी स्किल्स डरावनी है। एबनॉर्मल एडेप्टेबिलिटी लेवल 3, नाइफ फाइटिंग और ब्लैकनिंग दोनों लेवल 1 पर हैं। इसके ओवरऑल स्टैट्स में 3, फिजिक लेवल 4, एजिलिटी लेवल 6 और मैजिक पावर लेवल 4 है। डोगजा समझ गया है कि यह बंदा बहुत ही क्रूर और आजाद ख्याल का है, जो इस पूरी तबाही को एंजॉय कर रहा है। सिस्टम की सलाह भी यही है कि इससे दूर ही रहो। डोगजा अब गहराई से सोच रहा है कि उसका खुद का एट्रीब्यूट क्या हो सकता है। उसे याद आता है कि गवेज ऑफ सर्वाइवल नॉवेल में जितने भी चुनिब्यो थे, वे इस खौफनाक हकीकत को झेल नहीं पाए और सुसाइड कर लिया, लेकिन किम नम्मून उन सबसे अलग था। उसे आगे चलकर अडेल्यूशनल डेमने का नाम मिलने वाला है, क्योंकि वही कोई आम लड़का नहीं है। वह तो जैसे सदियों से दुनिया के खत्म होने का इंतजार कर रहा था और इस नई खूनी दुनिया में वो ऐब नॉर्मल स्पीड से ढल चुका है। तभी नम्बून एक शातिर मुस्कान के साथ डोगजा की तरफ मुड़ता है और सीधा ऑफर देता है, मेरे साथ टीम बना लो, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो इसी बीच डोगजा के सामने सिस्ट मैसेजेस की लाइन लग जाती है। उसे पता चलता है कि किम नम्मून का उसके प्रति अफेरेबल इंप्रेशन यानी अच्छा नजरिया बन गया है और उस कैरेक्टर के बारे में डोगजा की समझ भी बढ़ गई है। नम्बून जैसे डोगजा की चालाकी का कायल हो गया है। अब हमारे सामने मेन सिनेरियो नंबर 1 की पूरी डेंजरस डिटेल्स हैं। इस मिशन का नाम है अप्रूव ऑफ वैल्यू, जिसमें कम से कम 1 या उससे ज्यादा जान लेनी है। इसकी डिफिकल्टी लेवल F है और सबसे डरावनी बात यह है कि टाइम लिमिट 30 मिनट से घटाकर अचानक सिर्फ 10 मिनट कर दी गई है। अगर कामयाब हुए तो 300 कॉइन्स मिलेंगे और अगर फेल हुए तो सजा सिर्फ एक है, मौत। वक्त बहुत ही तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। सिस्टम विंडो बचा हुआ समय साफ साफ दिख रहा है, सिर्फ 2 मिनट 59 सेकंड। ट्रेन के डिब्बे के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है और हर पल के साथ मौत करीब आ रही है। डोगजा को अब बहुत ही जल्दी कोई बड़ा फैसला लेना होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह अब बाप रे, सिर्फ 2 मिनट 59 सेकंड बचे हैं और नम्बून ने टीम बनाने का ऑफर दे दिया है। क्या डोगजा इस साइको किलर के साथ हाथ मिलाएगा या फिर उसका कुछ और ही प्लान है? अगला हिस्सा तो और भी बवाल होने वाला है, तो बस जुड़े रहो। कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, डोगजा क्या करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। आज का एपिसोड सच में होश उड़ा देने वाला है, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी का तो कोई रास्ता नहीं है। किम डोगजा ने अपनी पहली चाल चल दी है, लेकिन क्या वो इस पागलपन से बच पाएगा? अपनी चाय और स्नैक्स तैयार रखो, क्योंकि ये सर्वाइवल गेम अब और भी डरावना होने वाला है। चलिए देखते हैं इस तबाही के बीच क्या होता है। सीन की शुरुआत ही एकदम भयानक तबाही के साथ होती है यार। पूरी ट्रेन के अंदर आग लगी हुई है और हर तरफ धुआं ही धुआं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वहां बम फोड़ दिया हो। और इस जलते हुए मलबे के बीच हमें किसी का हाथ और धुंधली परछाइयां दिख रही है, जो इस नर्क से बचने की कोशिश कर रही हैं। माहौल इतना ज्यादा खौफनाक है कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। कैमरा जूम इन करता है ट्रेन के डिब्बे के उस नंबर पर जिस पर 3107 लिखा हुआ है और उसके चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं। ये वही जगह है ये सारा खूनी खेल शुरू हुआ था और ये जलता हुआ नंबर इस बात का गवाह है कि अब पुरानी दुनिया पूरी तरह राख हो चुकी है। धुएं के गुबार के बीच ये मंजर बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। तभी आग और धुएं के बीच से किसी के चलने की आवाज आती है और हमें एक भारी मिलिट्री बूट दिखाई देता है, जो फर्श पर पड़े खून और मलबे के ऊपर मजबूती से रखा जा रहा है। कोरियन भाषा में चलने की आवाज को शाने वाला शब्द भी लिखा है, जो इस सस्पेंस को और बढ़ा देता है कि आखिर इस तबाही के बीच ये बेखौफ होकर कौन चल रहा है। जैसे जैसे कैमरा पीछे हटता है, हमें एक साय जैसी आकृति दिखाई देती है, जो इस जलते हुए डिब्बे के बीच शान से खड़ी है। धुएं और उड़ती हुई चिंगारियों के बीच ये शख्स किसी विलेन की तरह लग रहा है, जिसकी परछाई दीवार पर बहुत बड़ी दिख रही है। ये शांति सच में किसी बड़े तूफान के आने से पहले आर्ट लग रही है। ट्रेन के गेट के पास बहुत हलचल मच गई है और वहां ऊपर तरफ स्पीच बबल में लिखा है कि वो कहाँ गया, तो वो तो अभी यही था। तभी दूसरा बबल चिल्लाता है कि हटो, मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है
और गेट के शीशों से अंदर की आग साफ नजर आ रही है। और साथ ही हमें वेबटून का टाइटल ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट तक भी बड़े अक्षरों में दिखाई देता है। अब हम सीधे किम डोकजा उस पागल लड़के किम नामून के बीच का आमना सामना देखते हैं, जहां बैकग्राउंड में तबाही के निशान साफ है। डोकजा बहुत ही शांत नजर आ रहा है और वो साफ साफ कह देता है कि मुझे माफ करना, पर मुझे अकेले रहना पसंद है। ये सुनकर नामून के चेहरे पर एक अजीब सी झुंझलाहट साफ दिख रही है, जैसे उसे रिक्शन की आदत न हो। यहाँ पर दोनों के चेहरों को क्लोज अप दिखाया गया है, जहाँ एक तरफ किम नामून हैरान है कि उसे मना कैसे कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ किम डोकजा के माथे पर पसीने की एक बूंद है। भले ही डोकजा बाहर से शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी इस सिचुएशन की गंभीरता को समझ रहा है, क्योंकि उसका मुकाबला एक साइकोपैथ से है। नामून अपना सिर खुजलाते हुए कहता है कि सच में हम बड़े दुख की बात है। डोकजा वही खड़ा होकर सोच रहा है कि अगर मैं नामून के साथ टीम बना लेता तो फिलहाल के लिए मेरा जिंदा बचना पक्का हो जाता। वो अपने मन में कहता है कि अगर मैं गवेज ऑफ सर्वाइवल नॉवेल नहीं पढ़ी होती तो शायद मेरा जवाब आज कुछ और ही होता। लेकिन डोकजा को पता है कि वो एक ऐसा रीडर है जो नामून के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छी तरह जानता है। तो तभी नामून डोकजा के कंधे पर हाथ रखता है और एक डरावनी मुस्कान के साथ कहता है कि तो क्या तुम्हें एक तरफ हट में सकते हो, मुझे तुम्हारे पीछे वाली उस दादी से कुछ काम है। ये सुनकर माहौल अचानक से और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अगले ही पल हमें नामून की वो पागलपन भरी मुस्कान करीब से दिखाई दे, जहां उसकी आंखें खून की प्यासी लग रहे हैं। वो अपने हाथ में पकड़े हुए कीड़े को कुचलते हुए कहता है कि मैं अपने पकड़े हुए कीड़े को अपने चंगुल उसे भागने नहीं दे सकता। फर्श पर खून की बूंदें, उसका ये सनकी अंदाज कर साफ लग रहा है कि अब वो दादी की जान लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो किम नामून ने तो हमला ही कर दिया यार, वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तो फिर ये कैसा है। उसके हाथ से वो चमकती हुई बैंगनी एनर्जी निकल रही है जो सीधे डोकजा की तरफ बढ़ रही है। डोकजा की तो हालत ही खराब हो गई है। वो पसीने पसीने होकर सोचता है कि ये तो अचुनबियो एट्रीब्यूट की एक्सक्लूसिव स्किल है। नामून के पीछे वो डरावनी बैंगनी रोशनी का गुबार उठ रहा है। तभी स्क्रीन पे एक नीली सिस्टम विंडो चमकती है। स्किल गब्लैकनिंग लेवल 1। डोकजा एकदम रह गया है कि लड़का अभी से स्किल्स इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। नामून तो किसी शैतान की तरह हवा में उछल हमला करने को तैयार खड़ा है। बाप रे क्या जबरदस्त अटैक है। नामून अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उस बैंगनी आग के साथ डोकजा पे बिजली की रफ्तार से टूट पड़ता है। पूरा पैनल उस धमाके और एनर्जी की लकीरों से भर गया है। नामून तो अपनी ताकत के नशे में अंधा हो गया है। वो पागलों की तरह हंस रहा है और कहता है कि ये क्या बला है, मैं इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। उसके दाहिने हाथ से वो बैंगनी लपटें अभी भी निकल रही हैं। डोकजा उसे देखते हुए मन ही मन कहता है कि इसके टैलेंट की वजह से ही प्रोटेगनिस्ट ने इसे अपनी टीम में रखा था। सिस्टम मैसेज आता है कि किम नामून के बारे में उसकी समझ बढ़ गई है। अब डोकजा सोच रहा है कि क्या उसे अब घोषे स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी अचानक एक बड़ी नीली सिस्टम विंडो सामने आती है। उसमें लिखा है कि तुमने एक्सक्लूसिव स्किल ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंटर के पहले स्टेज को इस्तेमाल करने की शर्तें पूरी कर ली हैं। ये मौका डोकजा की किस्मत बदल सकता है। डोकजा का चेहरा देखो, वो एकदम हैरान होकर गहूं कहता है। उसके सिर ऊपर वो नीली स्क्रीन अभी भी वैसी ही चमक रही है। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा कि अचानक ये पावर कैसे अनलॉक हो गई। तो दूसरी तरफ नामून चिल्ला रहा है कि वो कीड़े आखिर कहाँ चले गए। डोकजा उस स्किल का नाम दोहराता है और निशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। वो खुद उलझन में है कि आखिर ये क्या चीज है। लेकिन तभी देखो, डोकजा बड़ी आसानी से नामून के वार को चकमा दे देता है। सिस्टम उसे अलर्ट देता है कि हमला अदाए कंधेक पर होने वाला है। डोकजा मुस्कुराते हुए कहता है कि बेशक तुम मुझे नहीं मार सकते, और उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाती है। भाई लोग, किम डोकजा की आंखें देखो, उसकी पुतली के अंदर वो नीली रोशनी वाली लकीर चमक रही है। इसका मतलब है कि उसकी सीक्रेट स्किल पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है। अब खेल बदलने वाला है, क्योंकि वो कुछ ऐसा देख पा रहा है जो और कोई नहीं देख सकता। तभी अचानक किम नामून अपना घात हमला शुरू करता है, लेकिन डोकजा की आंखों के सामने एक नीली खिड़की आती है जिस पे लिखा है चेहरा। स्किल उसे पहले ही बता रहे कि नामून कहाँ हमला करने वाला है। नामून की मुट्ठी से वो बैंगनी आग निकल रही है पर डोकजा तैयार है। बाप रे, नामून की मुट्ठी डोकजा के चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंच गई है, लेकिन डोकजा जरा भी नहीं घबराया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है और पसीने की बूंदें चमक रही हैं। वो मन ही मन कहता है कि जैसे ही मैंने अपनी दूसरी स्किल एक्टिवेट की, सब कुछ बदल गया। अगले ही पल एक जबरदस्त बैंगनी धमाका और रोशनी की लकीरें स्क्रीन को भर देती हैं। ये नामून का वो हमला है जिसे डोकजा ने अपनी स्किल की मदद से चकमा दिया है। एक्शन इतना तेज है कि बस बैंगनी रंग की बिजली जैसी चमक दिखाई दे रही है। नामून गुस्से से पागल होकर चिल्लाता है, धत्तेरे की, तुम तो बहुत ज्यादा फिसलाऊ हो। डोकजा की पीठ हमारी तरफ है और वो बहुत ही शांत खड़ा है। वो सोचता है कि ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट की वजह से मैं उसकी हर चाल को ऐसे पढ़ पा रहा था जैसे मैं उसका दिमाग पढ़ रहा हूँ। डोकजा बड़ी फुर्ती से पीछे हटते हुए खुद को बचा रहा है। वो मन ही मन सोच रहा है कि फिलहाल मैं इस स्किल का इस्तेमाल सिर्फ उसके हमलों से बचने के लिए कर सकता हूँ।
मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि उस पर पलटवार कर सकूं। बस मुझे किसी तरह और वक्त बचाना होगा। इनामवुन एक डरावनी शल बनाकर कहता है, बच्चे, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। डोकजा के चेहरे पे तनाव साफ दिख रहा है और साइड में एक नीली टाइमर विंडो चमक रही है जिस पे 1 मिनट 58 सेकंड का वक्त बचा है। डोकजा घबरा कर चिल्लाता है, सत्यानाश हो। डोकजा की नजर अचानक उस बूढ़ी दादी पर पड़ती है जो फर्श पर रेंग रही है। उसे तुरंत एहसास होता है कि नामबुन ने इस वक्त उस बूढ़ी औरत को मार दिया तो वो इस सिनेरियो को जीत जाएगा। ये देखकर डोकजा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो उसे ऐसा नहीं करने दे सकता। डोकजा बिना सोचे दादी को बचाने के लिए उनकी तरफ झपटता है। उसके पीछे नामबुन खड़ा है जिसकी आंखों से वो खूनी बैंगनी रोशनी निकल रही है। डोकजा खुद को खतरे में डालकर चिल्लाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे अगले सिनेरियो में जाने नहीं दे सकता। लेकिन क्या? नामबुन कमीनों की तरह हंसते हुए कहता है, के मुझे पता था कि तुम यही करोगे। अचानक उसके हाथ में एक खंजर आ जाता है और सिस्टम विंडो चमकती है। स्किलर नाइफ फाइटिंग लेवल 1। डोकजा की आंखों के सामने एक नया टारगेट आता है। अब डोकजा की जान सच में खतरे में है। इस सीन की शुरुआत होती है एक जूते के क्लोजअप से जो किसी काले साए में खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे डोकजा के कदम जम गए हैं और वो खतरे को महसूस कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि डोकजा ने उस बूढ़ी औरत को अपनी बाहों में उठा लिया है। वो अपनी पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश कर रहा है पर उसके चेहरे पर पसीना और डर साफ देखा जा सकता है। पीछे से नामबुन का हाथ उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहा है। डोकजा सोचता है, मौत बिल्कुल मेरे पीछे है। डोकजा का चेहरा अब और भी ज्यादा सीरियस हो गया है तो वो खुद से कहता है, अगर मैं यहाँ किम नामबुन से हार गया तो मैं मारा जाऊंगा। फिर एक और थॉट बबल में वो सोचता है, कमजोर मारे जाते हैं और ताकतवर जिंदा रहते हैं। ये दुनिया कितनी आसानी से समझ आने वाली है। डोकजा का चेहरा नीचे झुका हुआ है और उसके आसपास कागज के कुछ पन्ने हवा में उड़ रहे हैं। वो सोचता है, नहीं, क्या दुनिया हमेशा से ऐसी ही नहीं थी? ये तो हमेशा से एक ऐसी दुनिया रही है जहाँ ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते हैं। अब ये बात और भी ज्यादा साफ हो गई है। मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। नामवुन उस बूढ़ी औरत को देखकर हंसते हुए कहता है, बुढ़े, तुम्हारे अंदर तो भागने की ताकत भी नहीं है। तो चलो अब इसे खत्म करते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और डोकजा उसे घूर रहा है और नामबुन के हाथ में खंजर है। डोकजा अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए है और नामबुन से पूछता है, चोगिल हाई स्कूल, सेकेंड ईयर, किम नामबुन, कि क्या तुम्हें लगता है कि कीड़ों के अंडे गजाने में गिने जाते हैं? नामबुन चिढ़ते हुए पूछता है, क्या क्या बकवास है? डोकजा अपने हाथ को थोड़ा और कसते हुए कहता है, जवाब है। और फिर हमें बड़े लाल अक्षरों में लिखा हुआ दिखता है, लीड्स टू डेथ। क्या ये कोई वार्निंग है या डोकजा कोई नया दाव? डोकजा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वो कहता है, गहाँ। उसके हाथ से कुछ कुचलने की आवाज आती है और एक झटके में बहुत सारे सिस्टम नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। डोकजा ने कुछ कुचल दिया है और अब स्क्रीन पर एक के बाद एक नीले मैसेज फ्लैश हो रहे हैं। या आपने एक जीवित प्राणी को मारा है, 100 कॉइन्स अतिरिक्त इनाम के रूप में मिले हैं। डोकजा ने अपनी पहली जान ले ली है, भले ही वो एक कीड़ा ही क्यों ना हो। और अब कॉइन्स की बारिश हो रही है। भाई लोग, डोकजा ने जो अंडे कुचले थे वो कोई मामूली अंडे नहीं थे। एकदम से एक तेज आवाज होती है और डोकजा के हाथ से एक तेज रोशनी निकलती है जो सीधे नामबुन के चाकू से टकराती है। ऐसा लग रहा है जैसे डोकजा के हाथ में कोई जादुई तलवार आ गई हो और उसने नामबुन का वार रोक लिया हो। नामबुन एकदम भौचक्का रह जाता है। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है और वो सोच रहा है कि ये क्या हुआ, कैसे। और डोकजा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मीटिंग सीजन के दौरान टिड एक बार में 100 से ज्यादा अंडे देते हैं। नामबुन की तो हालत ही खराब हो गई है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। डोकजा का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा है और वो नामबुन को घूरते हुए कहता है, मैं वो नहीं हूँ जो मरने वाला है, तुम मरोगे। डोकजा के इस एटीट्यूड को देर मजा ही आ गया। अब लग रहा है कि खेल में असली ट्विस्ट आ गया है। तो तभी स्क्रीन पर एक टाइमर दिखाई देता है जिसमें सिर्फ 57 सेकंड बचे हैं। नामबुन पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, कमीने मर जा, मर जा। वो अपने चाकुओं से हवा में लगातार वार कर रहा है लेकिन डोकजा अब पूरी तरह तैयार है और टाइमर तेजी से नीचे गिर रहा है। 4 सेकंड, 2 सेकंड और फिर 0, टाइम लिमिट खत्म हो गई है। सिस्टम से एक बड़ा सा मैसेज आता है कि टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है और अब पेमेंट सेटलमेंट शुरू होगा। और तभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। पूरा पैनल लाल खून से भर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी का बहुत बुरी तरह से कत्ल हुआ हो और खून की छींटें स्क्रीन पर पड़ रही हो। दर्द भरी चीखें गूंज रही हैं लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि ये खून किसका है। क्या नामबुन मारा गया या फिर कोई और? यार, आज का शोट तो लिटरली खून जमा देने वाला था। डोकजा ने एंड में जो टिड्डों के अंडों वाला दांव खेला ना, वो एकदम मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन ये खून किसका है? क्या नामबुन को उसके किए की सजा मिल गई या फिर कुछ और ही भयानक हुआ है? कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है। और हाँ, अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। यार, आज के एपिसोड में जो बवाल होने वाला है ना, वो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। को तो बस कुर्सी की पेटी बांध लो
क्योंकि ये राइड बहुत खतरनाक होने वाली है। सीन सीधा उसी ट्रेन के अंदर खुलता है जहां अचानक से तेज स्पार्क्स होने लगते हैं और एक आवाज गूंजती है। तभी वो सफेद बालों वाला छोटा सा क्रिएचर, जिसे हम डोके भी कहते हैं, वहां प्रकट हो जाता है। वो एकदम हैरान होकर अपनी काली सिस्टम स्क्रीन पर कहता है, वाह इनक्रेडिबल, यहाँ आखिर हुआ क्या है। कैमरा एंगल पीछे से ट्रेन के अंधेरे कंपार्टमेंट को दिखाता है जहां बीच में वही तेज रोशनी चमक रही है। डोके भी ऊपर से हैरान होकर पूछता है, उस थोड़ी सी देर में जब मैं दूसरे कंपार्टमेंट को देखने गया था, नीचे जमीन पर खून से लथपथ किसी की डेड बॉडी का पैर दिख रहा है, जो साफ बता रहा है कि यहाँ क्या तबाही। अब हमें ट्रेन के अंदर का पूरा नजारा साफ दिखता है। सामने हमारा डोकजा खड़ा है। उसके चेहरे पर एक बहुत गंभीर एक्सप्रेशन है और कपड़ों पर खून के छींटे हैं। तो उसके पीछे 4 और लोग खड़े हैं जो इस सिनेरियो में बच गए हैं। तभी हवा में सिस्टम का एक बड़ा मैसेज होता है जिसमें लिखा है, मेन सिनेरियो नंबर 1 प्रूफ ऑफ वैल्यू क्लियर हो चुका है। नीचे डिटेल्स आती हैं, बुलगवांग लाइन, ट्रेन 3434, कंपार्टमेंट 3807 और सर्वाइवर्स केवल 5 लोग। इसके बाद कैमरा एक एक करके उन चारों सर्वाइवर्स के चेहरों पर जूम इन करता है और उनके सामने नीले रंग की सिस्टम स्क्रीन पर उनके नाम नजर आते हैं। सबसे पहले ली ह्यूनसुंग का चेहरा दिखता है, फिर यू सांगा सामने आती है जिसके चेहरे पर थकान है। उसके बाद वो छोटा बच्चा ली गिल्योंग है और आखिर में हान म्यूंगो दिखता है जो डर के मारे नर्वस होकर अपनी मुट्ठी भींच रहा है। लेकिन सबसे भयानक सीन तो अब सामने आता है। जमीन पर पड़े एक खून से सने हुए नेम टैग पर फोकस जाता है जिस पर किम नामून लिखा है। कैमरा पीछे हटता है और हमें किम नामबून की बिना सिर वाली लाश जमीन पर पड़ी दिखती है। उसके शरीर के चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है और पास ही में एक चाकू जमीन पर गिरा पड़ा है। फोकस वापस डोकजा पर आता है। नीले रंग की विंडो में उसका नाम किम डोकजा फ्लैश होता है। डोकजा चुपचाप इस पूरी तबाही को देख रहा है। उसके गाल पर भी खून लगा है लेकिन उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं है, बल्कि एक अजीब सी शांति झलक रही है। तभी डोकजा के दिमाग में पिछले पलों का फ्लैशबैक चलने लगता है। हमें तेज स्पीड लाइंस के बीच 2 मेटल की चॉपर स्टिक्स जमीन पर गिरती हुई नजर आती हैं जिनसे हल्के बैंगनी रंग के स्पार्क्स निकल रहे हैं। बैकग्राउंड से एक आवाज गूंजती है जो डर के मारे हकलाते हुए कह रही है, मुझे बचा लो। फ्लैशबैक में हमें किम नामबून का खौफ से भरा हुआ चेहरा दिखता है। वो पसीने से तरबतर होकर जोर से चिल्लाता है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे बचा लो। तब डोकजा बड़ी शांति से पूछता है, मैं क्यों बचाऊं? इस पर नामबून हताश होकर चीखता है, लोगों की जान बहुत जरूरी होती है, क्या ये बात साफ नहीं है? डोकजा उसे घूरते हुए जवाब देता है, ये पिछले वर्ल्ड का कानून था, तुमने खुद ही तो कहा था एक नए वर्ल्ड को नए कानूनों की जरूरत होती है। ये सुनकर नामबून का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ जाता है। वो हाथ बढ़ाते हुए गिड़गिड़ाता है, नहीं मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज प्लीज। और फिर वो जोर से चीखने लगता है। अगले ही पल डोकजा उस पर एक जोरदार वार करता है जिससे हर तरफ खून छिटक जाता है। डोकजा बेहद ठंडी आवाज में कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। पूरा बैकग्राउंड लाल हो जाता है और डोकजा के थॉट्स टेक्स्ट बॉक्स में आते हैं। वो सोचता है, मैं शायद इन सभी लोगों को बचा सकता था। ये कहना झूठ होगा कि मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों। तो तभी हम डोकजा को ट्रेन की खिड़की में अपना अक्स देखते हुए पाते हैं और वो खुद से सवाल करता है, मैं इतना शांत कैसे रह पा रहा हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे मैं बस कोई नॉवेल पढ़ रहा हूँ। ठीक उसी वक्त उसके सामने एक नीली सिस्टम विंडो पॉप होती है जिसपे लिखा है, आपने कुल 124 जीवित प्राणियों को मारा है। किल हिस्ट्री में डिटेल है, एक ग्रास हॉपर और 123 ग्रास हॉपर के अंडे। डोकजा के सामने अचानक से एक के बाद एक कई नीले रंग की सिस्टम स्क्रीन्स पॉप अप होने लगती हैं। पहली स्क्रीन पर लिखा है कि बिना विरोध करने वाले जीवों को मारने के कारण हासिल किए गए कॉइन्स की संख्या आदि कर दी गई। फिर लगातार कई नोटिफिकेशन आते हैं, आपको 6200 कॉइन्स मिले हैं, स्टेट्स लेवल अप करने वाले कॉइन्स अपने आप कट गए हैं, और फिर 2500 कॉइन्स और मिलने का मैसेज आता है। लेकिन तभी एक डार्क अचीवमेंट की स्क्रीन खुलती है जिस पर लिखा है, अब बहुत ज्यादा हत्याएं करने के कारण आपको कमास मर्डरर का अचीवमेंट मिला है। इसके बाद रेगुलर क्लियर रिवॉर्ड से 300 कॉइन्स मिलते हैं, चैनल यूसेज फीस के लिए 900 कॉइन्स कट जाते हैं और आखिर में लिखा आता है कि एडिशनल रिवॉर्ड्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। एक ट्रेन के अंदर के सर्वाइवर्स को दिखाते हुए एक डार्क कैप्शन आता है, एक दुनिया तबाह हो गई और एक नई दुनिया ने जन्म लिया। तभी ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ आगे बढ़ने लगती है। यूसांगा राहत और हैरानी से बोलती है, खाह ये चल रही है, मैं फाइनली घर जा सकती हूँ। अंक सारे सर्वाइवर्स झटके से दीवार और खिड़की की तरफ खींचते हैं। सबसे नीचे डोकजा भी खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा है और उसके मन की बात कैप्शन में गूंजती है, और मैं। लेकिन खिड़की के बाहर का नजारा उनके होश उड़ा देता है। ट्रेन एक पुल से गुजर रही है और बाहर पानी में से एक विशालकाय खौफनाक समुद्री सांप जैसा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। वो पास के एक हाईवे वाले पुल को बुरी तरह तबाह कर रहा है। गाड़ियां खिलौनों की तरह हवा में उछलकर नीचे गिर रही हैं और हर तरफ आग और धुआं है। हान म्यूंगो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हकलाते हुए कहता है, क्या ये
ये क्या है ने? या यू सांगा भी कांपते हुए ऊपर हाथ रखकर बस इतना ही कह पाती है, यह है भगवान। कैमरा जमीन पर फैले हुए खून और जूतों के पास फोकस करता है, जहां एक ब्लैक बॉक्स में डोगजा का थॉट आता है, क्या मैं अकेला रीडर हूँ जो जानता है? फिर अगले फ्रेम में हम डोगजा का चेहरा देखते हैं। बाहर इतनी भयानक तबाही हो रही है, लेकिन डोगजा बिना किसी डर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ली कहता है, गवाह, अमेजिंग। कैमरा डोगजा के पीछे खड़े सभी सर्वाइवर्स को दिखाता है। उनके चेहरों पर अभी भी खौफ है, लेकिन डोगजा एक निडर होकर सामने देख रहा है। तभी स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है, कई इस दुनिया का फिनाले। और उसके ठीक नीचे हमारी इस गजब की कहानी का नाम पूरी स्क्रीन पर छा जाता है, ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। ये लिटरली गूजबम्प्स देने वाला टाइटल ड्रॉप है यार। सीन फिर से खिड़की के बाहर शिफ्ट होता है, जहां वो विशाल मॉन्स्टर उस हाईवे ब्रिज को चकनाचूर कर रहा है। ऊपर के एंगल से देखने पर गाड़ियां हवा में गिरती हुई दिख रही हैं। इसके बाद कैमरा उस मॉन्स्टर के खूंखार चेहरे के क्लोज अप पर आता है, जो डूबते हुए सूरज की रोशनी में अपना जबड़ा खोलकर जोरदार दहाड़ मार रहा है। हान म्यूंगो डर के मारे खिड़की से पीछे हटता है और पसीने से तरबतर होकर चिल्लाता है, यह हम रुके क्यों? ये आ रहा है। लेकिन यू सांगा थोड़ी कंफ्यूज होकर बाहर देखते हुए धीरे से कहती है, कहे ये नहीं आ रहा है। तभी ब्लैक बोगजा हमें बताता है कि ये क्या बला है। वो सांप जैसा मॉन्स्टर इचिथ्योसॉर है, एक मॉन्स्टर जिसे आमतौर पर सी सरपेंट कहा जाता है। डोगजा के दिमाग में अभी भी गवेज ऑफ सर्वाइवल की नॉलेज चल रही है। वो सोचता है बाद में इसे 7th ग्रेड मॉन्स्टर के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा। ये हान मिम बुरी तरह घबराते हुए डोगजा से पूछता है, कहे ये आखिर है क्या चीज है? जो डोगजा मन ही मन में अपनी बात कंटिन्यू करता है। कवेज ऑफ सर्वाइवल की दुनिया में सिनेरियोज़ों को सबसे ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए जब तक हम सिनेरियो द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, हम पर उनके द्वारा हमला नहीं किया जाएगा। कैमरा एकदम से डोगजा के चेहरे के साइड प्रोफाइल पर क्लोज अप करता है। उसकी आंखें गहरी और गंभीर हो गई हैं। वो अपनी थॉट को मन ही मन में पूरा करते हुए सोचता है। फिलहाल के लिए ये छोटी सी लाइन साफ बता रही है कि ये सेफ्टी बस एक धोखा है। डोगजा नजर ऊपर हवा में तैरते हुए उस छोटे डोकेबी पर जाती है, जिसके सिर के ऊपर छोटे छोटे सितारे चमक रहे हैं। डोगजा उन्हें गिनते हुए सोचता है, 1 2 3 20 21, कुल 21। कोई शक नहीं कि ये इतना खुश क्यों है। एक ब्लैक बॉक्सेस में हमें एक बहुत बड़ा लो रिवील मिलता है। उसके ऊपर चमकते हुए सितारे इस चैनल से जुड़े कॉन्स्टेलेशंस की संख्या को दर्शाते हैं। ये बीच में एक खूबसूरत गैलेक्सी का नजारा दिखता है और कैप्शन बताता है कि कॉन्स्टेलेशंस इस दुनिया के सबसे रहस्यमयी वजूद हैं। ये इस पूरी त्रासदी के मास्टरमाइंड हैं और दूर के नेबुला के ऊपर बैठकर हमें देख रहे हैं, उन चैनल्स के जरिए जिन्हें डोके भी चलाते हैं। डोगजा खून से लथपथ जमीन पर खड़े होकर सोचता है, 21 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन उसके जैसे एक बिगिनर डोकेबी के लिए एक अनयूजुअल नंबर है। किम डोगजा ट्रेन के फर्श पड़े किम नामबून के शरीर के पास घुटनों के बल बैठता है। वो चुपचाप उसकी बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर चीजें ओरिजिनल गवेज ऑफ सर्वाइवल की तरह आगे बढ़ती तो किम नामबून इस कंपार्टमेंट के ज्यादातर लोगों को मार देता और खुद जिंदा बच जाता। लेकिन जो तभी सिस्टम का एक नया नोटिफिकेशन पॉप अप होता है, जिस पर लिखा है, कैरेक्टर किम नामबूने की मौत के कारण 2 कॉन्स्टेलेशंस आपके प्रति हल्की सी दुश्मनी दिखा रहे हैं। और ये देखकर किम डोगजा को समझ आ जाता है कि उसने कहानी की पूरी टाइमलाइन ही बदल दी है। किम डोगजा अपने हाथ में एक चाकू घुमाते हुए मुस्कुराने लगता है। वो सोचता है, कुछ कॉन्स्टेलेशंस शायद गुस्से में होंगे और ये पक्का एक बग है जो मैंने किम नामबून को मारा इसी वजह से जनरेट हुआ है। ये तभी एक और सिस्टम मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि एक अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो इंस्पेक्शन की वजह से पेमेंट सेटलमेंट डिले हो गया है और उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। किम डोगजा ये सब देखकर मन ही मन में हंसता है और सोचता है कि अब जबकि कॉन्स्टेलेशंस की पसंद सामने आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कहानी सच में शुरू हो रही है। ये काफी है। इस सीन एक फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहां किम डोगजा ट्रेन की सीट पर बैठा अपने फोन में गवेज ऑफ सर्वाइवल पढ़ रहा है और उसके सामने दूसरे पैसेंजर्स बैठे हैं। तो उसका थॉट ब्लैक बॉक्स में आता है, अकल तक मैं वो था जो उन्हें देख रहा था, लेकिन अब हमारी पोजीशंस बदल गई हैं। ये तभी प्रेजेंट में उसके सामने 2 नए मैसेज आते हैं। पहला, कुछ कॉन्स्टेलेशंस आपके सिनेरियो की तारीफ कर रहे हैं, और दूसरा, ये कॉन्स्टेलेशंस ने आपको 500 कॉइन्स स्पॉन्सर किए हैं। कि किम डोगजा थोड़ा हैरान होकर पीछे देखता है और सोचता है, अगर ऐसे कॉन्स्टेलेशंस हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, तो जाहिर है कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझे पसंद करेंगे। कैमरा किम डोगजा के चेहरे के बेहद करीब आता है। वो एक हल्की और कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ सोचता है, तो खैर, अगर तुम देखने वाले हो तो मुझे जी भर कर देखो, क्योंकि आखिर में तुम्हें ये देखने की फीस अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। यह तभी पीछे से किसी की आवाज उसे टोकती है, किम डोगजाशी, क्या तुम ठीक हो? किम डोगजा पीछे मुड़कर देखता है। उसके पीछे यू सांगा खड़ी है, जिसके चेहरे पर घबराहट है और कपड़े खून से सने हुए हैं। किम डोगजा उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है, हाँ, यू सांगाशी। किम डोगजा अपनी नजरें नीचे झुका लेता है तो उसे उस बूढ़ी औरत की याद आती है जो सिनेरियो की शुरुआत में ही मारी गई थी। वो यू सांगा से कहता है,
काई एम सॉरी, मैं उन्हें नहीं बचा सका। यू सांगा उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। यू सांगा अभी भी किम दोगजा को देख रही है तो वो थोड़ी झिझक के साथ पूछती है, किम दोगजाशी, तुमने ये कैसे? किम दोगजा उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, हाँ। किम दोगजा जवाब सुनकर यू सांगा रुक जाती है। वो अपनी बात टालते हुए कहती है, काह छोड़ो, असल में और तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। किम दोगजा थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि तभी यू सांगा एक मरी हुई विशाल तितली की तरफ देखती है जो ट्रेन के गेट के पास पड़ी है और कहती है, वो कीड़े वाला पिंजरा मुझ पर। ये सुनते ही किम दोगजा को समझ आता है कि वो क्या कह रही है और वो कहता है, यो। ये कैमरा दोनों के खून से सने जूतों को दिखाता है। किम दोगजा यू सांगा से कहता है, अये बस एक इत्तेफाक था। फिर वो उसकी आंखों में देखकर सीधे सीधे कहता है, कई इसलिए ये दोबारा नहीं होगा। किम दोगजा अपने मन में सोचता है, हालांकि वो सब कुछ नहीं जानती, लेकिन वो इतनी स्मार्ट है कि इस तबाही में जिंदा बच गई। वो शायद समझ गई होगी कि मेरा क्या मतलब था। ये फिर वो खुद से कहता है, अब मेरे फैसलों ने कुछ लोगों को बचाया लेकिन कुछ की जान भी ली। चाहे कोई भी जिंदा बचे, मुझे इस तरह का शुक्रिया स्वीकार करने का कोई हक नहीं है। वो तभी वो छोटा डोके भी हवा में हंसते हुए आता है और खुशी से चिल्लाता है, अवा एवरीवन, क्या तुमने अपनी वैल्यू ठीक से दिखाई? ऐसा लग रहा है कि सर्वाइवर्स की संख्या काफी अच्छी है। सीन फिर से उसी फ्लैशबैक पर जाता है जहां ट्रेन के अंदर तबाही मची थी और लोग एक दूसरे को मार रहे थे। क्योंकि किम दोगजा का थॉट कंटिन्यू होता है, हमें वो छोटा बच्चा ली गियोंग डरा हुआ खड़ा दिखता है और दूसरी तरफ किम दोगजा उसे ध्यान से देख रहा है। तो किम दोगजा मन ही मन सोच रहा है, 5 सर्वाइवर्स, ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। मुझे ली हिंसुंग से उम्मीद थी, उसका शरीर मजबूत है और मोटर स्किल्स बेहतरीन है। ली गियोंग, ये वही बच्चा होगा है ना? फ्लैशबैक में हमें किम दोगजा का हाथ दिखता है जो उस छोटे बच्चे ली गियोंग के कंधे पर रखा हुआ है। तो किम दोगजा उसे प्यार से बुलाता है, हाँ बच्चे। ली गियोंग धीरे से पीछे मुड़कर किम दोगजा को देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और खौफ है। तो किम दोगजा से देखता है और बहुत ही सीरियस टोन में पूछता है, क्या तुम जीना चाहते हो? इसके बाद किम दोगजा का थॉट बॉक्स आता है कोई बेवकूफी भरी हमदर्दी नहीं है। अगर मुझे इसे शब्दों में कहना हो तो ये है। अगले ही पल किम दोगचे के सिर पर हाथ रखकर दिलासा देते हुए कहता है, तो फिर चलो साथ चलते हैं। ये बच्चा चुपचाप अपना सिर हिलाता है। ये वो पल है जहां किम दोगजा ने इस नए वर्ल्ड में अपनी पहली जिम्मेदारी ली है। ब्लैक बॉक्स में किम दोगजा का थॉट पूरा होता है। पाखंड। हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। किम दोगजा और यूसांगा खड़े हैं। उनके सामने नीले रंग के 2 नोटिफिकेशन पॉप होते हैं। पहले में लिखा है, कुछ कॉन्स्टेलेशंस आपके इस अच्छे काम से इम्प्रेस हुए हैं। आगे और दूसरे में लिखा है, कॉन्स्टेलेशंस ने आपको 200 कॉइन्स स्पॉन्सर किए हैं। कि किम दोगजा उन मैसेजेस को देखकर अपने मन में सोचता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं भी इस दुनिया में जिंदा रहना चाहता हूँ। किम दोगजा का थॉट जारी रहता है। वो बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और सोचता है, आगे आने वाले इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे अभी कॉन्स्टेलेशंस का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। तभी डोकेबी फिर से ब्लैक बॉक्सेस में बोलना शुरू करता है, काज बहुत सी एंटरटेनिंग चीजें हुई हैं। वो बगल वाला आदमी भी काफी। यह डोकेबी की बात अभी पूरी भी नहीं होती कि हान म्यूंगो पसीने से तरबतर होकर हकलाते हुए पूछता है, क्या तुम अब हमें जाने दोगे? हान म्यूंगो डर के मारे कांप रहा है, उसके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा है। तभी डोकेबी उसके सामने आता है और ब्लैक बॉक्सेस में कहता है, डिप्टी मैनेजर हान म्यूंगो। और आखिर में, सच में बहुत किस्मत वाला इंसान, क्या तुमने बाहर नहीं देखा कि क्या हो रहा था? हान म्यूंगो थोड़ा घबराकर डोकेबी से कहता है, क्या हमने वो कंडीशंस क्लियर नहीं की जो तुमने हमें दी थी? और डोकेबी हंसते हुए जवाब देता है, हम तुम्हें जाने दूं, लेकिन अमीर हान मिंगो घर जाते वक्त सबवे में क्यों सफर कर रहा था? तो क्या तू सच में बाहर जाना चाहते हो? और फिर हमें वो भयानक मॉन्स्टर इचिथ्योसॉर नदी के पानी को फाड़ते हुए जोरदार लाल रंग के अक्षरों के साथ दहाड़ता हुआ दिखता है। उसकी लाल चमकती आंखें और खौफनाक दाग रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ये देखकर हान मिंगो बुरी तरह डर जाता है और उसके मुंह से बस यह अन्न निकलता है, किम दोगजा, यू सांगा और ली इंसुंग सब हैरान होकर देख रहे हैं। डोके भी हंसते हुए कहता है, एनीवेज, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने ईमानदारी से इस कंपार्टमेंट से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखी थी, लेकिन हैरानी की बात है कि तुमने पहला सिनेरियो पास कर लिया, कि तुमने साबित कर दिया है कि कीड़े भी जिंदा रहने के हकदार हैं। यार आज का एपिसोड तो लिटरली आग था। वो मॉन्स्टर कितना खौफनाक लग रहा था ना। और डोगजा की ये नई चाल, अब भाई ये बंदा पक्का कुछ बड़ा करने वाला है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये स्पॉन्सरशिप आखिर क्या बवाल चीज है। तो यार अगर तुम्हें ये नरेशन पसंद आया तो लाइक ठोक देना और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें डोगजा का कैरेक्टर कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ।